वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें, वही लगभग सेम दे देगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, लेकिन लो हमसे आज के लेक्चर को अगर तुम बहुत ध्यान से कर लिए तो 40 नंबर तुम्हारे कहीं के नहीं गए। तो आप चिंता मत करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जान लगा देंगे। आज जिस चीज़ का इंतजार था वो लेक्चर लेके आ गया। ये वही लेक्चर है बच्चों जिससे 10 क्वेश्चन आज पूछवाऊंगा। आज के लेक्चर को सेव करके रख लेना, याद रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आज की क्लास को रिकॉर्ड करके रख लेना, सेव करके रख लेना, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हारे नीट के एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स से रहेंगे और 2 क्वेश्चन जो मैंने वेव ऑप्टिक्स को छोड़ दिया था पिछले लेक्चर में, मैंने वहां से भी 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें। तो आज के लेक्चर से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। समझ पा रहे हैं अब मैं क्या बोल रहा हूं? 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ। 40 नंबर सीधा। जो बच्चे के कमेंट सुनता था मैं कि सर मेरे को 40 नंबर आ रहे हैं, मेरे को 30 नंबर आते हैं, मेरे को 50 नंबर आते हैं, तो भाई आज के लेक्चर के बाद तो सीधा तुम 40 बढ़ा दो, लिख के ले लो हमसे। आज के लेक्चर को अगर तुम बहुत ध्यान से कर लिए तो 40 नंबर तुम्हारे कहीं के नहीं गए। इतना हो सकता है कि डाटा चेंज कर दे, लैंग्वेज चेंज कर दे, लेकिन याद रखना क्वेश्चन वही के वही होंगे। ओपन चैलेंज, वही कॉन्सेप्ट, वही चीजें, वही लगभग सेम दे देगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में लगभग 20 साल से, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए कुछ बिना कुछ बातें किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बातें करने के लिए बहुत समय है, 5 तारीख के बाद बात करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक पढ़ते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक जो होगा वो सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे नील्स बोर थ्योरी। अब मैं थोड़े से इसके की कॉन्सेप्ट समझाते चले जाता हूँ फटाफट, थोड़ा सा समय कम है, मैं जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। नील बोर ने क्या क्या बोला था आप समझने की कोशिश करना कि कोई भी न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। पहला पॉइंट समझ में आया। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ। पहला पॉइंट समझ में आ चुका है। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। इसका सेकेंड पार्ट क्या था? इन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करता है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। क्या मतलब इसका? मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब मुझसे पूछो यार। मतलब ये है कि सेंटर की तरफ कर लगने वाले फोर्स को कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये mv²/r बराबर होगा, तभी तो लॉज ऑफ मोशन फॉलो होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv²/r। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? K Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r²। तो बच्चों देखो कि Q1 के बदले में ZE, Q2 के बदले में E, और देखो दोनों के बीच के सेपरेशन कितना है? R। तो r² इज इक्वल टू mv²/r। और यहाँ से जो की कॉन्सेप्ट निकला, ये सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट क्या निकला बच्चों कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करता है तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता है। इसका मतलब तो बहुत साफ है कि kZe²/r² मस्ट बी इक्वल टू mv²/r या mω²r। बहुत बढ़िया। ये रिलेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसका तीसरा पॉइंट क्या था? और जरा उसको भी समझो। क्या कहता है तीसरा पॉइंट? कहता है इलेक्ट्रॉन हर पाथ पर नहीं रिवॉल्व करेगा, हर सर्कुलर पाथ पर नहीं रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे मूव करेगा जिस जगह का एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल इंटीजर होना चाहिए, h/2π के मल्टीपल इंटीजर होना चाहिए। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr। तो मैं कह सकता हूं कि mvr मस्ट बी इक्वल टू nh/2π, where n is 1 2 3 4। मेरे कहने का मतलब n कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता बच्चों। तो अगर मैं कहता हूं n बराबर 1 तो k सेल, n बराबर 2 तो l सेल, n बराबर 3 तो m सेल, इस प्रकार से बातें होती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, हर सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर रिवॉल्व करेगा बच्चों जिस पाथ का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के मल्टीपल इंटीजर में होना चाहिए। वेर एन क्या है, 1 2 3 4 जो भी कुछ, एन कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता बच्चों। इस बात को भी की कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो अपने को दो बात तो जरूर याद रखना है, नील्स बोर का थ्योरी जब तक रहेगा तो ये दोनों चीज हमेशा आपके की कॉन्सेप्ट के रूप में होना चाहिए। अब आगे बढ़िए, इनका तीसरा पॉइंट क्या था, चौथा पॉइंट क्या था बच्चों, इन्होंने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, सुनने की कोशिश करिएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करेगा, सुनना फिर से सुनना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करेगा तो ना तो एनर्जी लॉस करता है ना एनर्जी गेन करता है। दिस इज नोन एज द ग्राउंड स्टेज, दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेज, इट इज वेरी वेरी स्टेबल स्टेज ऑफ एटम। अब इन्होंने एक बात और बताया बच्चों, पांचवा पॉइंट क्या बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो जंप करेगा बच्चों, वो जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ, वो जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ। एंड दिस इज नॉन एज द एक्साइटेड स्टेज, इट इज अनस्टेबल स्टेज ऑफ एटम। ये बात तो आप जानते हो। मतलब इसने साफ साफ कहा कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं सबके पास अपनी अलग अलग एनर्जी होते हैं। मतलब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो एक फिक्स्ड एनर्जी इसके पास है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसमें फिक्स्ड एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दोगे तो जंप करेगा इस लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ। तो मैं कहूँगा कितना एनर्जी दूंगा कि ये जंप करेगा इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट की तरफ, तो कहोगे E⁻⁻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 ⁻
अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेगा तो एक फिक्स एनर्जी होगा बच्चों, क्योंकि आप तो जानते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2 के मल्टीपल होता है बच्चों इंटीजर टाइप में। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि अपने मर्जी से यहाँ नहीं रह सकता मैं। जैसे मान लीजिए कि इस जगह पे किसी एनर्जी की इस जगह की वैल्यू है 20 जूल मान के चलिए, या 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेट अस अज्यूम, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रहना है तो 20 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के यहाँ रह सकता, 21 लेके यहाँ नहीं रह सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, इसको अगर कुछ भी एनर्जी दूंगा तो जंप करेगा इस लेवल से इस लेवल पे, और इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब थोड़ा ध्यान सुनते जाइएगा, ये डेल्टा ई होता है वो क्या होता है बच्चों, Hc/λ इज इक्वल टू En2 माइनस En1। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ लैम्डा इज Hc/En2 माइनस En1। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको समझते जाना है बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो Hc का वैल्यू होता है वो होता है 12400, ये Hc का वैल्यू होता है 1240। ध्यान दीजिए ये कब लेना होता है Hc का वैल्यू, और ये कब लेना होता है, ये तब लेना है जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और लैम्डा एंगस्ट्रम में हो। ये हमेशा तब लेना जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो और लैम्डा नैनोमीटर में हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे कि भाई ये बताइए कि इस लेवल से इस लेवल पे जाने में कितने वेवलेंथ वाले फोटॉन रिलीज हुए हैं। तो आप एक बात को समझने की कोशिश करिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा। इसका तो ये भी मतलब हुआ ना कि अगर मैं इसमें से एनर्जी इतना ही एनर्जी रिलीज करेगा तो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़े थोड़े पॉइंट्स को हमें समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, और मैं डायरेक्टली आपको फार्मूला बताऊंगा की कॉन्सेप्ट में। रेडियस का जो फार्मूला होता है बच्चों 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n²/z। बस इतना याद रखिए बच्चों, ये बहुत काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n²/z। अब ये देखो, ये n जो हुआ ऑर्बिट नंबर हुआ, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों R1/R2 इज n1/n2 का होल स्क्वायर इंटू Z2/Z1। मैं कहूँगा इसको ज़रूर याद करना चाहिए आपको, ज़रूर याद करना चाहिए बच्चों।
कि R1/R2 इज N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2/Z1। कई बार इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हुए हैं। तो भाई इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, जरा पहले उसको समझो। जैसे कहेगा कि मान लीजिए, छोटे क्वेश्चन को समझिए। कहेगा कि मान लीजिए कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R0, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज R0। तो मुझे पूछा जाता है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन कितना होगा, आर का वैल्यू कितना होगा। बस इसमें पुट करिए और आंसर निकालिए बच्चों। तो R1 का वैल्यू मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, R1/R2 इज N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2/Z1। बस R1 का वैल्यू देखिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, Z का वैल्यू 1 इज R0। बस तो मुझसे पूछा गया कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम कितना होता है 3, ये कितना होगा आराम से बता सकते हो। तो मैं कह दूंगा R0/R इज 1/4 इंटू 3। तो R का वैल्यू कितना लिखेंगे बच्चों, 4R0/3। बस सिंपल है यार। क्या आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, आराम से कर लोगे। अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है कि आप साथ साथ नोट करते चले जाएं, ताकि आपको PDF मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े बच्चे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो, मैं फिर से एक बार बात करूँगा। मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू N²/Z। अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राफ पूछता हूँ बच्चों, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और एटॉम और n के बीच में, तो आप क्या जवाब दोगे कि ये पैराबोलिक ग्राफ हो जाएगा। मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक को वीडियो बनाने के लिए बात किया था, आपको मैं ज़रूर बना के भेज दूंगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक होने तो मैं मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो बना के भेज दूंगा। अब मैं पूछूंगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ कैसा होगा, तो ऑफ कोर्स हाइपरबोला होगा, क्योंकि इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल आप देख रहे हो। इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल देखते ही आपको समझ में आ गया कि हाइपरबोला ग्राफ है और किसका ग्राफ हो ही नहीं सकता। अब हम बात करेंगे बच्चों, एक छोटा सा ग्राफ इसमें और पूछे जाते हैं कभी बार कि log Rn, ध्यान दीजिएगा, log Rn वर्सेस log n, ये भी ग्राफ कई बार पूछ लेते हैं। तो मुझे करना क्या है, थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करिएगा, थोड़ा सा मैं मैथ्स यूज़ करवा रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए ओके, तो मैं यहीं पर मैं कर देता हूँ इसको, अगले पेज जाने की बजाय। मैं ऐसे सोच रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए कि R प्रोपोर्शनल टू N²/Z, तो मैं दोनों तरफ log लगा देता हूँ, log R प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे आप, log N²/Z। थोड़ा मैथ है, ध्यान दीजिए। log R, प्रोपोर्शनलिटी को हटा ही दो, कुछ भी कहो, तो log N², log M/N क्या होता है, log M माइनस log N। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या डाटा मिल गया कि log R प्रोपोर्शनल टू 2 log N, बिकॉज log M का पावर N इज M log N माइनस log Z। डोंट वरी बच्चों, अब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि log R जो होगा, इसको मैंने y एक्सिस पे रखा है और ये हो जाएगा mx माइनस c। तो इंटरसेप्ट तो नेगेटिव हो जाएगा और इसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। कई बार याद रखिए, कई बार एरिया वाले ग्राफ दे देगा आपको कि भाई log AN/A1 और वर्सेस log n का ग्राफ, तो भी उसको ऐसे ही करना, एरिया को πr² कर देना और ऐसे ही ग्राफ बन जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं बच्चों वेलोसिटी के ऊपर में। तो आप जानते हो, अच्छा एक चीज़ हमें और बताना ज़रूरी था यहाँ पर कि वेलोसिटी रेडियस का जो फार्मूला था बच्चों, वो कितना था, 0.529 एंगस्ट्रम इंटू N²/Z। तो कई बार डायरेक्टली इस पर भी क्वेश्चन दे देता है कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना होगा, N=1 Z=1। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन N=2 Z=2। वी कैन इजीली कैलकुलेट, सिंपल है यार। फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी।
जैसे कि आप जानते हो वेलोसिटी इज 2.189 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू Z/n, और मैं कह सकता हूँ कि v1/v2 इज Z1/z2 इंटू n2/n1। हमेशा मैंने इस पर क्वेश्चन देखा पूछते हुए, किस प्रकार पूछेगा पता ही आपको। कहेगा क्या कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इस प्रकार रिवॉल्व कर रहे होंगे, और हमें इस प्रकार दिया होगा कि वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज v0, इस प्रकार दिया हुआ। तो पूछा क्या कि वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा। तो मान लो इसका वैल्यू v है, तो हम कैसे निकालेंगे, सीधा यही फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, v1/v2, v1/v2 इज Z1/z2 इंटू n2/n1। v1 क्या है, देखो ध्यान से, v1 है v0। ये कब v0 है, जब आपको बोला गया सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n1 का वैल्यू 2, n1 का वैल्यू 2, किसके लिए बच्चों, किसके लिए, हीलियम आयन। हीलियम आयन का मतलब 1 नहीं 2, हाइड्रोजन हीलियम। और थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना होगा, बस सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया v0/v इक्वल टू 3, तो v कितना हो गया v0/3। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते चले जाए, थोड़ा सा मैं स्पीड चलूँगा आज, क्योंकि टॉपिक आज बहुत ज़्यादा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो चलिए बच्चों, टाइम पीरियड कैसे निकाला जाए। जैसे कि आप जानते हो अच्छे से, ये Ze चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इस पर रिवॉल्व करता रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब टाइम पीरियड का सवाल उठेगा तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। वैसे टाइम पीरियड है क्या, S बराबर VT, S बराबर VT यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, S का वैल्यू 2πr इज VT। जैसे कि आप जानते हो R प्रोपोर्शनल टू n² और V प्रोपोर्शनल टू Z/n, बस इन दोनों को अटैच कर दीजिए यहाँ पर, तो टाइम पीरियड आ जाएगा। कैसे टाइम पीरियड आएगा बच्चों, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू R/V, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू R/V, इसका मतलब T प्रोपोर्शनल टू n² और V क्या है Z/n। तो मैं कह सकता हूँ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n³/z²। बस इसको याद रखिएगा, बहुत इजी है और आसान भी है। तो मैं इसको इस प्रकार से समझ सकता हूँ कि T1/T2 इज n1/n2 का होल क्यूब इंटू Z2/Z1 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि इस पर जो क्वेश्चंस बन जाते हैं बड़े आसानी से बन जाते हैं। कई बार क्या करेगा, T1 और T2 का वैल्यूज़ दे रखा होगा कि T2 का वैल्यू इतना गुना है, और Z2/Z1 में भी कुछ ऐसी बातें कर लेगा। ठीक है, Z2/Z1 में भी कुछ बातें कर लेगा, n1n2 का रेशियो पूछ लेता है। एक बात आपको और समझना होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल रिवॉल्व करता है तो ये केपलर्स लॉ को भी फॉलो करता है, मतलब T² प्रोपोर्शनल टू R का पावर 3। कई बार डायरेक्टली आपको रिजल्ट पूछा जाएगा या टाइम पीरियड और रेडियस के बीच, मतलब लिंक कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, T प्रोपोर्शनल टू R का पावर 3/2, इससे डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल सकता है, बहुत लाभ मिलेगा ये रिजल्ट। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा, ये टाइम पीरियड का रिजल्ट है। जो भी क्वेश्चन टाइम पीरियड के ऊपर में आएंगे, यही 3 के ऊपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेचारा क्या होगा, डाटा लेके दे देगा। देखेंगे आगे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। अब यहाँ पर देखो, एक बात आपको और मैं समझाने जा रहा हूँ, एनर्जी। मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ बच्चों, फास्टली रिकैप करते जा रहा हूँ। एनर्जी, जैसे कि आप जानते हो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होता है, ½ mv², ½ mv²
एम वी स्क्वायर को क्या लिखते हो बच्चों, एम वी स्क्वायर को क्या लिखते हो, के जेड ई स्क्वायर बाय, देखो याद है ना, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता था एम वी स्क्वायर बाय आर, तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर। और मैं इतना कहता हूँ, इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, मैं सीधा सीधा 2-3 रिजल्ट देता हूँ, उससे ही काम चल जाएगा। कैसे, फटाफट देखो। मैंने कहा कि जो टोटल एनर्जी होता है, जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो होता है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक रिजल्ट तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी है वो माइनस में काइनेटिक एनर्जी और इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो फार्मूला है एनर्जी का, तो वो ध्यान रखिए, मैंने 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चों बस इतना ही याद कर लेंगे आप, बस आनंद ही आनंद है। मैंने 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत काफ़ी रिजल्ट है ये। अच्छा, आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा इस पर किस प्रकार से बातें बनते हैं। वैसे ऐसे कहता हूँ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपका जवाब क्या होगा, Z1N1। बस पुट कर दीजिए, कितना आ गया, मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं आपसे कहता हूँ एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या जवाब देंगे, Z का वैल्यू 1, N का वैल्यू 2, तो मैं कह सकता हूँ मैंने 13.6 गुना 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना बच्चों, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ऐसी एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। तो अपने को ये चारों याद रखना चाहिए कि क्या क्या होता है। और बाकी मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कुछ इस प्रकार याद रखोगे, तो बात बन जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा। सुनना ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूँ -13.6, और मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश कम कर रहा हूँ बच्चों, बस पढ़ाते जा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक आज बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो बातें करने के लिए समय नहीं है। तो ये -13.6, ये -3.4, ये -1.5, ये -0.85। सुनते जाइएगा। हाइड्रोजन एटम का ये कहानी है कि n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, ये कहानी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है, जैसे मैं हीलियम आयन की बात करता हूँ, तो कुछ नहीं करो, हीलियम आयन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको ये याद हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, हीलियम में बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहानी बनेगा बच्चों, सोच के देखो। 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी बनेगा, यहाँ का कहानी हो जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -6.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो मेरे लिए आसान हो जाएगा। इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जरा सुनने की कोशिश करिएगा। एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको यहाँ से यहाँ जंप करना है। बोलो कितना एनर्जी दूँ, तो क्या जवाब दोगे आप? आपको सिंपल बोलना है बच्चों कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट पर जाएगा तो कितना एनर्जी लेगा। तो हमारा क्या पहले बताया गया था, En2 - En1। तो बताओ यहाँ का एनर्जी कितना है, -3.4, और यहाँ का एनर्जी कितना है, -13.6। तो कितना एनर्जी हमने दे दिया, 10.2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मैंने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। इसका ये भी मतलब है कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एनर्जी अगर ये रिलीज करेगा तो यहाँ से नीचे यहाँ आ जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? फिर सुनो, सुनते जाओ, अच्छे समझते चले जाओ। मैं कहता हूँ बच्चों कि मान लो मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना एनर्जी चाहिए था हाइड्रोजन एटम में, फर्स्ट से थर्ड पे जाना था, तो क्या जवाब देंगे, -13.6 है यहाँ, और यहाँ -1.5 है, तो ऑफ कोर्स कितना देना पड़ेगा, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने में हमें कितने एनर्जी की ज़रूरत होता है, हम आराम से कह सकते हैं En2 - En1। आप बोलो समझ में आ रहा है?
अगर आपको बस यही 4 डाटा याद रहेगा तो यूं ही क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। जैसे हीलियम आयन को देखो, हीलियम आयन में भी वही बात कर सकते हैं कि पहले से दूसरे पे जाने में कितना मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, तो 40.8। कैसे निकला 40.8? बस दोनों घटा दीजिए और इतना ही एनर्जी अगर रिलीज करेगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा बच्चों। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने में कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। मैंने 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर n1 n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। दैट्स एनफ। इसको सॉल्व करिए और बात बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और डेल्टा ई जो होता है ये भी ध्यान रखिएगा, ये होता है HC/λ, या डेल्टा ई जो होता है वो होता है HF। बस ये की कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे और बात करते जा रहे हैं फटाफट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस प्रकार से। अब वो क्या रहा है जरा समझिएगा कि अगर आपने किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया होगा तो लोअर से हायर पे जंप कर गया होगा, और वही इलेक्ट्रॉन हायर से अब लोअर पे आएगा। तो सोचो, मान लो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर पहला ऑर्बिट पे आएगा तो अलग अलग वेवलेंथ वाले फोटॉन्स रिलीज करेंगे, तो एक स्पेक्ट्रम बन रहा जिसका नाम था लाइमन। ऐसे ही अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आएगा तो बामर सीरीज, कहीं से भी आएगा तीसरे पे तो बासन सीरीज। इस प्रकार से ऐसे होता चला जाता है। आपको ये फार्मूला याद करना चाहिए, 1/λ इज r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एंड दिस इज नॉन एज द रेडबर्ग फार्मूला। ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं रेडबर्ग फार्मूला, वेयर r इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। पता ही होगा आप लोगों को, बस रिकैप ही तो कर रहे हैं। दिस इज द रेडबर्ग फार्मूला एंड r इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइमन सीरीज के लिए जो n1 होता है वह 1 होता है, और n2 कहीं से भी हो सकता है, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ। बामर सीरीज के लिए n1 क्या होगा 2, n2 क्या होगा 3, 4, 5, 6 जो भी कुछ। ऐसे ही बताओ पास्कल सीरीज के लिए बच्चाओ, n1 का वैल्यू 3, n2 का वैल्यू 4, 5, 6 ऐसे कुछ। तो अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट के लिए n1 का वैल्यू 4, n2 का वैल्यू 5, 6, 7, 8 जो भी कुछ है। ऐसे पी फंड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो लाइमन सीरीज का पहला लाइन कहेगा तो पहला लाइन कौन सा होगा बच्चों, तो कहोगे n1 1 और n2 2। मैं कहूँगा दूसरा लाइन लाइमन सीरीज का क्या होगा, तो n1 1 n2 3। तीसरा लाइन क्या होगा n1 1 और n2 4। लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या हुआ n1 1 और n2 इन्फिनिटी। बस ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है आपने को, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही बामर सीरीज़ के लिए हम बात करें तो क्या कहेंगे, n1 का वैल्यू 2 और n2 का वैल्यू 3। सेकेंड लाइन के लिए बात करेंगे तो n1 2 n2 4, n1 2 n2 5, n1 2 n2 इन्फिनिटी। इस प्रकार से हम कॉलम को पढ़ लेंगे, आराम से बन जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की कोशिश करिए। इसमें 2 चीज़ें पूछे जाते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। तो थोड़ा ध्यान रहे कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होते हैं वो होते हैं फर्स्ट लाइन, और जो मिनिमम वेवलेंथ होते हैं वो होते हैं सीरीज लिमिट। याद रखें लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन वाले जो कहानी होंगे सारे जितने मेंबर्स हैं सबके, लिमिटिंग लाइन जो होगा बच्चों, लिमिटिंग लाइन जो होगा वो मिनिमम वेवलेंथ को दिखाएगा। बिकॉज लिमिटिंग लाइन का मतलब क्या, इन्फिनिटी से आ रहा है वहाँ पर, तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन रिलीज करेगा। तो जितना अगर एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, तो मैं कहूँगा मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ के केस में, मैक्सिमम वेवलेंथ के केस में बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए। मैक्सिमम वेवलेंथ के केस में फर्स्ट लाइन और मिनिमम वेवलेंथ के केस में लिमिटिंग लाइन। बस इतना ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चंस यूं ही बनते चले जाएंगे। एक बात आपको मैं और समझाने वाला हूं, थोड़ा और ध्यान से देखिए। जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, ध्यान रखिएगा। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में है, बामर विजिबल में है, पासन इंफ्रारेड में है। इसके ऊपर सारे जो होते हैं वो फार इंफ्रारेड होते हैं।
आपको याद रखना चाहिए, दिस इज अल्ट्रावायलेट, दिस इज विजिबल, दिस इज इंफ्रारेड एंड दिस इज फार इंफ्रारेड। तो मैं लिख ही देता हूं, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन और ये इंफ्रारेड, इसके ऊपर सारे फार इंफ्रारेड। तो ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि जो बामर सीरीज होगा बच्चों वो विजिबल रीजन में होता है, जो लेमन सीरीज होता है वो अल्ट्रावायलेट में होता है, और जो पास्चर होता है वो इंफ्रारेड में होता है। उसके ऊपर जितने भी होते हैं सारे फार इंफ्रारेड। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गया होगा बच्चों। एक चीज़ और हमें समझना होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आप डायरेक्टली इससे कर लो, n×n-1/2। अभी क्वेश्चन आएगा तो इसको जरूर यूज़ करेंगे हम लोग। चलो बिना कुछ बातें कि अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अच्छा यार देखो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, आप मतलब समझने की कोशिश करो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है कि भाई ये ग्राउंड स्टेट तो है नहीं, ग्राउंड स्टेट का मतलब पहला और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब दूसरा। मतलब यहाँ की बात हो रही है किस में भाई, किस में हीलियम आयन में। तो मैंने अभी आपको कोई तरीका बताया था, सब भूल जाते हो ना। हीलियम का चार्ट बताओ, -54.4, ओ हो -13.6, अच्छा जी, माइनस और क्या दिया था, देखो ध्यान से देखो 6.05 दिया था, प्लीज चेक, यहाँ देखो -54.4, -13.6, -6.05, -3.4। तो मैं क्या सलाह देता हूँ बच्चों कि आप एक काम करो, बस आप हाइड्रोजन को याद कर लो और हीलियम पता करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लिथियम पता करना है तो 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, बात करता। तो मैं सिंपल जवाब दूंगा, द एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो तुम देख सकते बता सकते हो कि कितना आंसर होगा। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ पर है, तो इस स्टेज में हीलियम आयन में कितनी एनर्जी होती है, तो कहोगे -13.6। है ना आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल लॉलीपॉप सा क्वेश्चन बच्चों। आपको छोटा बातें याद रखना है और क्वेश्चन यूं ही बनते चले जाएगा। तो चलिए आगे बढ़। अब हमें क्या बोला है, द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज L। भाई एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैंने क्या बताया था, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। बहुत अच्छा बात, एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। आगे क्या बोला गया, इफ द इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू रिवॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, अब देखो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो भाई एक बात बताओ, पहले हम बात करते हैं द एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो पहला ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, h/2π। बहुत अच्छी बात, पहला ऑर्बिट मतलब बोर्स ऑर्बिट का मतलब पहला ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगा n का वैल्यू 1, तो 1 गुना h/2π लिख देता हूँ मैं, 1 गुना h/2π। तो दूसरे ऑर्बिट का कितना होने वाला है बच्चों, तो कहोगे 2 गुना h/2π। मुझे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा बच्चों, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या बोलोगे, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या कहोगे, तो कहोगे सर L2 माइनस L1। L2 कितना है बच्चों, 2h/2π माइनस h/2π। तो डाटा कितना आ जाएगा बच्चों, h/2π। और h/2π को ही संजोग से हम लोग L1 के नाम से जानते थे, मतलब L के नाम से जानते थे। पहले वाले का नाम दे रखा है L, इसका नाम दे रखा है L। तो भाई हम सीधा आंसर क्या देंगे कि जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है वो है L। सिंपल सा जवाब इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, NH/2π। मैं बोर ऑर्बिट का नाम लिया तो पहला ऑर्बिट का नाम दे दिया, और तो मुझे पूछा गया कि सेकेंड ऑर्बिट पे कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, तो कहोगे 2h/2π। तो भाई इसको चेंज कर दो तो हो ही जाएगा, इसका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब L2 माइनस L1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। कह रहा है व्हिच लेवल ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन, सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन मतलब सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन का जो एनर्जी होगा वो सेम होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या फार्मूला होता है बच्चों, एनर्जी का मोड प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। बात खत्म। तो तुम ही बता दो बच्चों, तुम ही बता दो क्या लिखने वाले हो, E1/E2 इज Z1/Z2 का होल स्क्वायर इंटू N2/N1 का होल स्क्वायर। बात खत्म।
एनर्जी कह रहा है सेम है, एनर्जी कह रहा है दोनों का सेम है। किसका किसका कहानी, पूरे कहानी पहले सुनो। कह रहा है सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन, कार्बन का जेड कितना होगा 6, और हाइड्रोजन का नाम लिया है तो हाइड्रोजन का जेड क्या होगा 1 का स्क्वायर इंटू N2/N1, N2/N1। तो भाई N2 क्या क्या लिखेंगे, इसने बोला ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब यहाँ देखो लिखा है ना ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब N2 का वैल्यू 1 हो गया। और ये किसके लिए बोला कि विच लेवल, कौन से लेवल की बात कर रहा है, मतलब N1 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल भाई हो गया। तो हम क्या लिखने वाले हैं जरा देखो ध्यान से, 6 स्क्वायर इज N1 स्क्वायर, सॉल्व कर किया मैंने और कुछ नहीं किया, मतलब N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। तो इसका आंसर कौन सा पार्ट होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, कि इन बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इतना। अच्छा ओके, समझ में आ गया। कह रहा है कि जैसे सोचो, इसने ये बात बड़ा स्पष्ट कहा कि जैसे हम हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो क्या असर पड़ता है। तो आप तो जानते हो कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे हम लोग, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा और जो टोटल एनर्जी होगा, ये दोनों के दोनों नेगेटिव में होते हैं, पता ही आपको। चाहे जितनी भी एनर्जी देखते हो -13.6 से जो भी कुछ एनर्जी नेगेटिव में होते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इसकी नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जा रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी लगातार बढ़ता रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लगातार घटता रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन इस साल का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए और देखिए क्या कहना चाह रहा है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, क्या बोला था मैंने, V1/V2 इज Z1/Z2 इंटू N2/N1। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप सीधा फॉर्मूला लगाइए, द रेशियो फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट, इन द थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब N1 3 ऑफ हीलियम आयन, ऑफ हीलियम आयन, हीलियम के लिए Z2 टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट, ये रहा थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भैया इसका रिलेशन बता दो, रेशियो बता दो। तो क्या जवाब देंगे, क्या आंसर होगा, बिना कुछ सोचे समझे बता दें, दो हो गया, कहानी खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2:1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा था। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो थर्ड बोर ऑर्बिट क्या हुआ, तो N1 का वैल्यू हो गया 3, ये रहा N1 का वैल्यू हो गया 3 टू द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब N2 का वैल्यू भी दे रखा है 3। तो Z1 क्या था पहले 2 हीलियम के लिए, तो Z2 दे रखा है हमें क्वेश्चन में हाइड्रोजन मतलब 1, तो बस दोनों को रिलेशन निकाल दिया, हो गया, कहानी खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स फ्रॉम ग्राउंड बाय एमिटिंग ऑफ फोटोन, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू ग्राउंड बाय एमिटिंग ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना। ठीक है, बहुत अच्छा जी। हम तो जानते हैं 1/λ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, RZ², 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, बस इसी से काम चल जाएगा हमारा। तो कहना क्या चाह रहा है कि जब वो कहीं किसी भी ऑर्बिट से मान लो nth ऑर्बिट से वो ग्राउंड पर आता है तो लैम्डा वाले फोटोन रिलीज करता है। तो कुछ मत सोचो, सीधा सीधा बात कर लो कि 1/λ इज R, जेड का वैल्यू, चलो हाइड्रोजन का नाम ले लिया तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, हाइड्रोजन नाम ले लिया है, इंटू 1/N स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्योंकि वो पहला ऑर्बिट पे आ रहा है, माइनस 1/N स्क्वायर। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या डाटा मिल गया, 1/λ इज R N स्क्वायर माइनस 1, या आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या निकल गया डाटा, 1/λ R, 1/λ R
इज 1 माइनस 1/n²। 1/λ r को नीचे लेके चला गया बच्चों, तो एक काम करो, इसको उधर ले जाओ, तो 1/n² इज 1 माइनस 1/λ। बस सॉल्व कर दीजिए, तो हो ही गया। λr माइनस 1/λ इज 1/n²। तो टर्म क्या डिफाइन होके आ रहा है बच्चों, n² इज λr/λr माइनस 1। तो बच्चों n क्या हो जाएगा, सोचो और बताओ, n कितना हो जाएगा। तो n हो जाएगा अंडर रूट में λr अपॉन λr माइनस 1। सिंपल सा है भाई, λr अपॉन λr माइनस 1। तो भाई करना क्या होता है, हमें क्वेश्चन में बोला गया कि हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, मतलब वो किसी एक्साइटेड स्टेट पर था और वो ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है। तो भाई इसके आया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या हो जाएगा उस एक्साइटेड लेवल का, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स और 7th ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज 3.6। तो ठीक है भाई, यहाँ पर डायरेक्टली बात कर लेते हैं। v1/v2 इज z1/z2 सिखा रखा है मैंने, इंटू n2/n1। बस इसी को सॉल्व करके और रिजल्ट आ जाएंगे बच्चों। z1/z2 इंटू z1/z2 इंटू n2/n1। अब क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स 7th ऑर्बिट बच्चों, n1 का वैल्यू 7 इज 3.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब जैसे नाम लिया बोर ऑर्बिट, तो बोर ऑर्बिट का मतलब हाइड्रोजन एटम। अब आगे क्या बोला कि द करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट नाम ले लिया, मतलब ये तो 3 हो गया बच्चों, और z सेम ही रहेगा कि सेम ही एलिमेंट का नाम लिया हुआ है, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है भाई, कर दीजिए इसको सॉल्व। क्या करेंगे, 3 1.2, तो v2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8.4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अपनी अच्छी बात नोट किया है, मैं बार बार इस टाइप के फार्मूला से क्वेश्चंस दिए जा रहा हूँ। क्यों दिए जा रहा हूँ, क्योंकि यही आने हैं इस बार। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए, प्रॉब्लम ऐसा ही आने वाला है। आज हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, ऐसा भी है, थोड़ा तबीयत भी डाउन है, तो मैं बात कर नहीं पा रहा हूँ आपसे। तो मैं बस आज पढ़ाया जा रहा हूँ। बात करने के लिए बहुत समय बचे हुए बच्चों, खूब सारी बातें कर लेंगे, आज बस पढ़ाने दो मुझे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाओ। यहाँ पर क्या रहा है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट। भाई पहले फार्मूला बताओ रेडियस का, n²/z। तो सीधा बात कर लो, r1/r2 इज n1/n2 का होल स्क्वायर इंटू z2/z1। बहुत अच्छा। द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट। भाई सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब n1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और उसका रेडियस कितना, r। अब जैसे नाम ले लिया बोर ऑर्बिट, मतलब z1 क्या लिखोगे, 1। देखो बोर ऑर्बिट का मतलब ही होता है हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है। तो बोला कि द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, बच्चों द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी कितना, रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी कितना। अब सेम एलिमेंट तो सेम रखा है बच्चों, एलिमेंट तो सेम रखा था, तो मुझे सोचना क्या है, ये तो ये कट जाएगा। तो भाई क्या लिखने वाले हैं, द r2 इज 9r/4 और 9r/4 का मतलब 2.25 r, 2.25 r। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो रिजल्ट आएगा हीट का वो 2.25 r होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों, क्या कहना चाह रहा है ये। एक बार मैं उसको और समझाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको एक बार और समझ लो, जो बच्चा नहीं समझ पाया। जब भी रेडियस के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे ही करना है कि r प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो कहना क्या चाह रहा है, द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बोर इज r। मतलब जैसे ही बोर रेडियस का नाम लिया तो समझ लेना कि z का वैल्यू कितना था, 1।
तो भाई R1/R2 इज N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू Z2/Z1। Z1 को नाम दे दिया मैंने 1। और मैं कह सकता हूँ बच्चों, मैं कह सकता हूँ कि मेरे को सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट बोला, सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट बोला मेरे को, तो N1 का वैल्यू सेकंड। तो बोला कि थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, तो मैंने N2 का वैल्यू 3 पुट कर दिया। और तुम जानते हो बोर का नाम लिया तो हाइड्रोजन ही एलिमेंट था, तो मैंने Z2 भी 1 कर दिया, Z1 भी 1 कर दिया सेम एलिमेंट के लिए। ये R1 दे रखा था R, तो मुझे R2 पूछा जा रहा था, बड़ी आसानी से हमने बता दिया 2.25 R। बस बात खत्म, आगे बढ़ते 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइए। क्या कहना, ये अच्छा क्वेश्चन है। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट बनना होगा इस क्वेश्चन में। जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी दे देगा एक एज ए वेरिएबल फंक्शन, याद रखिएगा, ये समझ में कम आते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको करना क्या है, पहले उसको समझो। हाफ m ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर। सबसे पहले क्या करो, फोर्स निकाल लो। फोर्स का तरीका होता है मॉडुलस ऑफ du/dr। वैसे माइनस में होता है du/dr, लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया इसका। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2r। ये से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो f जो आ गया वो आ गया m ओमेगा स्क्वायर r। बहुत अच्छा जी। और आप जानते हो कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, mv²/r। बात खत्म, पता है कि नहीं। सबसे पहले आप फोर्स निकाल दो और फोर्स को बराबर कर दो mv²/r, क्योंकि हम नील्स बोर थ्योरी में यही तो पढ़े थे कि जो फोर्स होता था mv²/r के बराबर होता था। मैं कह सकता हूँ इट इज़ m ओमेगा स्क्वायर r। m से m कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो मैं देख पा रहा हूँ बच्चों कि जो v स्क्वायर आया वो कितना आया, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ये r इस तरफ जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो v जो आ गया वो आ गया r ओमेगा। मैं इसको पहला इक्वेशन बोल देता हूँ बच्चों, और थोड़ा ध्यान देता हूँ। मैं एक बात और बताया था कि देखो, जब भी नील्स बोर के क्वेश्चंस आएंगे और फार्मूला वाला क्वेश्चन नहीं होगा, तो इस दो रिजल्ट को हमेशा याद रखना, बड़ी काम के रिजल्ट होते हैं कि kZd²/r स्क्वायर इज mv²/r और mvr इज nh/2π। mvr इज nh/2π। तो बच्चों हम कह सकते हैं mvr इज nh/2π। तो हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ से देख सकते हो आप कि m v के बदले में क्या लिखेंगे, r ओमेगा। v के बदले में क्या लिखेंगे, r ओमेगा गुना r इज nh/2π। बस सॉल्व करना है बच्चों। m ओमेगा r स्क्वायर इज nh/2π। सीधा सीधा रिजल्ट यही समझ में आ रहा है कि r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n, इसलिए r प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, √n। ऐसा क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहला स्टेप क्या लेना होगा, मैं लिख देता हूं बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस के सबसे अच्छे स्टेप्स क्या होते हैं कि आप क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी जो दे रखा होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर दो r के रिस्पेक्ट में, तो फोर्स डिफाइन हो जाएगा एंड f इज du/dr। बस फोर्स डिफाइन एक बार हो जाएगा तो उस फोर्स को किसके बराबर कर देना, mv²/r। अब ये जो इक्वेट आपने किया होगा उससे v निकाल लेना, और आपके पास एक रिजल्ट और है कि mvr इज nh/2π, और आसानी से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सम एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। ठीक है भाई, पहले मुझे ये बताओ लेमडा होता क्या है, hc/En2 - En1। यही तो फार्मूला होता है, यही तो सिखाया हूँ शुरू से। तो लेमडा का ये फार्मूला होता है, बस इसको यूज़ करिए। कैसे यूज़ करेंगे, अगर हम लेमडा 1 निकालेंगे बच्चों, लेमडा 1 निकालेंगे तो क्या कहेंगे, hc/En2 - En1। En2 क्या होता है, N2 जो होता है हमेशा हायर वाले होता है, और जो N1 होता है वो हमेशा लोअर वाला होता है। तो En2 क्या लिखेंगे आप, -e माइनस ऑफ En1। En1 क्या लिखेंगे आप, माइनस ऑफ माइनस प्लस। तो इसका जो डाटा मिल गया वो आ गया hc/, -e और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया e। बस बात खत्म। फिर हम बात करेंगे लेमडा 2, तो कह देंगे hc/En2। तो इसका En2 क्या लिखेंगे, -e।
और माइनस ऑफ En1 यहाँ पहुँच रहा है, तो -4E/3, तो Hc डिवाइडेड बाय क्या लिखने वाले हैं आप, -E + 4E/3, तो λ2 हो जाएगा बच्चों Hc डिवाइडेड बाय -3 + 4E, मतलब E/3 बस इसको सॉल्व ही तो करना है और कुछ करना क्या है यार, देखो ना, λ1/λ2 इज Hc/E और 3Hc/E, E से E, Hc से Hc, द आंसर इज 1:3। तो इसका मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन देगा ट्रांजिशन वाला, एक लेवल दूसरे लेवल पे जाने वाला, तो ये फॉर्मूला को यूज़ करिए, बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनते जाएंगे। आगे बढ़ो, आगे क्या कहना चाह रहा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। इन द सीरीज लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज। अब तुम बताओ सीरीज लिमिट का मतलब क्या है। इसका मतलब लिमिटिंग लाइन की बात कर रहा है, तो सुनते जाओ। लिमिटिंग लाइन जबकि जब बात होगी किसका, लाइमन सीरीज का, तभी चार्ट बनाया था। तो लाइमन के लिए n1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन n2 इन्फिनिटी हो जाएगा, बात खत्म। देन और इसका जो वैल्यू है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है न्यू एल। देन सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ पी फंड सीरीज। तो जैसे पी फंड का नाम लिया बच्चों, तो ज़्यादा मत सोचो, पी फंड का नाम लिया तो लाइमन, देखो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड 5, n1 हो जाएगा 5 और n2 हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये सीरीज लिमिट की बात हो रही है। जैसे सीरीज लिमिट की बात होगी तो भाई n2 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यही तो पूछना चाह रहा। आप तो जानते हो 1/λ जो होता है वो होता है RZ², 1/n1² - 1/n2²। तब एक छोटा सा काम कर लो, लैम्डा निकाल लेते हैं पहले, फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही निकल जाएगा फिर तो हम साफ बात कह दें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी गुना वेवलेंथ। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी c/λ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 1/λ को ऐसे रिप्लेस कर दो, 1/λ को ऐसे रिप्लेस कर दो, क्या चीज़, f/c। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि इट इज f/c। तो फ्रीक्वेंसी की कहानी क्या आ गया, RZ²c 1/n1² - 1/n2²। थोड़ा ध्यान देना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो वैसे ही उड़ जाना है, कुछ होने वाला है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n1² - 1/n2²। एक बात और ध्यान दो, n2 दोनों का इन्फिनिटी है, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है तो उड़ ही जाएगा। तो सीधा बात कर लो ना, इतना क्यों झंझट मोल ले रहे हो, सीधा बात कर लो कि f1/f2 इज n2/n1 का होल स्क्वायर, बात खत्म। बिकॉज इन्वर्सली हो गया, देख रहे हो तुम। तो n2 क्या है, देखो ध्यान से, n2 यहाँ, ये रहा n2। ये आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे हो तो कोई नहीं, इसको आप ऐसे समझ लो कि पहले वाले का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो न्यू एल था। तो न्यू एल प्रोपोर्शनल टू 1/1 का स्क्वायर, बिकॉज 1/n2² तो लेना नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी है वो, तो 0 हो जाएगा वो टर्म। और इसका जो होगा फ्रीक्वेंसी, मान लो उसका न्यू मैंने नाम रखा है, प्रोपोर्शनल टू 1/5 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर दीजिए इसको। तो न्यू एल बाय न्यू इज 25। तो बताइए क्या लिखने वाले, न्यू का वैल्यू, न्यू एल बाय 25। सिंपल सा जवाब है न्यू एल बाय 25, पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी सीरीज लिमिट की बात करेगा तो सीरीज लिमिट हमेशा इन्फिनिटी होता है n2 का वैल्यू, चाहे कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, लाइमन हो, बामर हो, पास्टन हो, कोई भी हो। तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है, इफ λ1 एंड λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्टन सीरीज।
तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए बच्चों। 1 बाय लेमडा इज आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो हमें बोला क्या गया, लेमडा 1 जो है बच्चों, लेमडा 1 जो है वो थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन के लिए 1 होता है n1 का वैल्यू, और तीसरा नाम लिया तो 2 3 4, एक के बाद शुरू करो, 2 3 4, तो 1 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। बस बात खत्म। ये हो गया थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का वेवलेंथ। अब आपको क्या बोला गया, फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्शियल सीरीज। तो आपका जवाब होगा आर जेड स्क्वायर लाइमन बामर पार्शियल। n1 का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस, और कौन सा फर्स्ट मेंबर बोला गया, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्शियल, तो लाइमन बामर पार्शियल। तो n1 3 n2 4, फर्स्ट मेंबर का नाम लिया है, तो जस्ट उसका अगला। अगर मुझे सेकंड नंबर लेता तो फिर क्या बोलता, जस्ट उससे 2 आगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप कह सकते हो कि लेमडा 2 बाय लेमडा 1 इज क्या होगा, देख सकते हो 1 माइनस 1 बाय 16 डिवाइडेड बाय 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16। इसको सॉल्व करके आप आंसर ले लो और देख लो कि क्या आया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, इसको मेरे कैलकुलेशन में मत फंसाओ क्योंकि बेकार में समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसको तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, और मैं इसका आंसर वैसे बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आप चेक कर लेना, इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट। नेक्स्ट हम फिर से बात करेंगे, क्या क्वेश्चन है यार, क्या द एटॉमिक हाइड्रोजन एमिट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस सीरीज, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा इज लाइंग इन द विजिबल रीजन। तुम बताओ यार, क्यों मुझसे पूछ रहे हो, क्या सिखाया था मैंने, कुछ इस प्रकार सिखाया था डाटा कि जो 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट। तो मैंने क्या बोला था, अल्ट्रावायलेट विजिबल। तो विजिबल कौन सा हो गया, बामर। विजिबल कौन सा हो गया, बामर। तो मुझे पूछा जा रहा है विजिबल रीजन किसके लिए होता है, तो कहोगे बामर सीरीज। कोई सोचने की जरूरत नहीं है, विजिबल किसके लिए, बामर। अल्ट्रावायलेट किसके लिए, लाइमन। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत। मैं पूछूंगा इंफ्रारेड किसका, तो पार्शियल। फार इंफ्रारेड किसका, तो उसके ऊपर जितने भी होंगे सारे फार इंफ्रारेड हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आर शोन इन द फिगर करस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो तुम जरा सोचो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी मैक्सिमम होगा। भाई एनर्जी जब जितना ज़्यादा रिलीज करेगा बच्चों, एनर्जी जितना ज़्यादा रिलीज करेगा तो वेवलेंथ उतने ही छोटे होते चले जाएंगे। अब मुझे थोड़ा सा इसको एनालाइज करना चाहिए। नाम ले लिया हाइड्रोजन एटम का, तो मैं ज़्यादा क्यों सोचता हूँ बच्चों, मैं तो हाइड्रोजन एटम आपको रटवा दिया था, आपको याद तो होगा ही। ये होता है -13.6, ये होता है -3.4, ये होता है -1.5, और ये होता है -0.85। तुम ये देखो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कम हुआ, तो तुम कहोगे साफ साफ देख लो कि जब ये डी वाला पोर्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज कब होता है, जब 3 से 1 पे आ रहा है। मैं हर केस में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस केस में बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एनर्जी तुम बताओ कब रिलीज हुआ है, जब ये वाला केस में डी से यहाँ, मतलब ये वाला 3 से 1 पे आया। तो जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो सबसे कम वेवलेंथ वाले फोटॉन्स रिलीज होंगे। सीधा सीधा बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? देखो कितना आसान हो गया ना। हाइड्रोजन के लिए -13.6, -3.4, -1.5, -0.85। बस मेरे बच्चे अगर इतना याद कर लोगे, हाइड्रोजन के एटम के बारे में अगर तुम जान लिए, तो समझ लो कि एटम के टॉपिक में क्वेश्चंस तुम्हें अटकेंगे ही नहीं। क्यों नहीं अटकेंगे भाई? क्योंकि इसमें बहुत जान तो होते नहीं है। बस इस रिजल्ट को याद रखिए और सारे क्वेश्चंस यूँ ही बनाते चले जाइए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। और ये क्या कहना चाह रहा है, अ 12.5 इलेक्ट्रॉन beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. The number of spectral line. तो तुम्हें बता दो
कि भाई इसको तुम बम्बार्ड करके तुम कहाँ पहुँचा दोगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, -13.6, -3.4, -1.5, -12.5, सॉरी 0.85। भाई अगर इसको जो ग्राउंड स्टेज पर था, इसको मैं इतना एनर्जी दे दूंगा तो कहाँ चला जाएगा। तुम क्या कहोगे सर, इसको अगर एनर्जी दूंगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, ये 1.5 तक पहुँच जाएगा। तो मतलब तीसरे पे पहुँच चुका है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2, तो 3 इंटू 3-1/2, तो आंसर हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिसको हम डिफाइन करते जा रहे हैं। आगे बढ़िए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको छोटी छोटी बातें समझाने जा रहा हूँ। टू द पॉइंट बात करूंगा, टू द पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे और सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आज। भाई बहुत आसान है टॉपिक, बहुत आसान है, बस अच्छे से एंजॉय करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा तुम बना सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक में क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, आपको छोड़ने नहीं देंगे, फटाफट कर देंगे क्वेश्चन इसको। तो भाई इसके कुछ लॉजिक होंगे, कुछ फंडे होंगे जिसको समझना पड़ेगा। तो चलिए बिना कुछ बातें किए हम लोग इसके लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधा हम इसके की कॉन्सेप्ट पे आते हैं और समझते हैं कि भाई क्या क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कोई मेटालिक सरफेस होता है, तो हर मेटालिक सरफेस का अपना कोई वर्क फंक्शन होता है बच्चों। मान लीजिए इस पर थोड़े से हमने एनर्जी लेके आया, थोड़ी एनर्जी दे दिया इस पर, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास जो एनर्जी होगा उसका नाम होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों कि जो एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस वर्क फंक्शन के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, E माइनस डब्ल्यू। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, E माइनस डब्ल्यू। अब थोड़ा ध्यान ये देना है बच्चों कि वर्क फंक्शन होता है HF0, पढ़े थे, या SC/λ0, यही तो ध्यान देना है आपको। ये F0 को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं, तो उसका नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये हुआ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या हुआ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब थोड़ा ध्यान देना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब एक बात जरा समझो कि मैं अगर यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि एनर्जी का फार्मूला होता क्या है, HF माइनस HF0 हो गया वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर आप जरा समझो, यहाँ पर अच्छा टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, H इंटू F माइनस F0। तो अगर फोटो इलेक्ट्रॉन पूछेगा कि इंजेक्ट होगा कि नहीं होगा तो क्या जवाब देंगे, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा, अगर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होगा तभी जाके फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करने वाला है। अगर इस E का वैल्यू W से ज़्यादा हो जाएगा तभी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। या एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसका जस्ट उल्टा। तो लैम्डा छोटा पड़ना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तभी जाकर के फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब मुद्दा बनता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे तो हम कैसे डील करेंगे। तो ध्यान से सुनते जाना, जो बातें समझा रहा हूँ उसको याद कर लो बस। तुम्हें करना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक फार्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज E माइनस वर्क फंक्शन। और इसमें एक चीज़ हमें अटैच कर देना है, बस सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि जो एनर्जी का वैल्यू होता है या तो होता है HC/λ या होता है HF। बस इसको ध्यान रखिए कि इसको यूज़ करते वक्त इसको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है वर्क फंक्शन होता है या तो HF0 या HC/λ0, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ज़रूरी है। तीसरा बात हमें ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है EV0।
मतलब क्यू वी नॉट। ये 3 वैल्यू को याद रखिएगा। वेर वी नॉट इज पता ही आपको, थ्रेशोल्ड वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों। तो ये जरूर याद रखिएगा। अगर इस तीनों रिजल्ट को याद कर लेते हो तो क्वेश्चंस बनाने में बहुत आसानी हो जाएंगे। अब मुद्दा बनता है, अब जब क्वेश्चंस आएगा देखेंगे इसी तीनों रिजल्ट को, और मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे एक बात और ध्यान देना है कि काइनेटिक एनर्जी और वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ पूछा जाए तो आपका ग्राफ कैसा होगा, यही से दिख जाएगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो होगा, अब यहाँ पर देखो y बराबर mx प्लस सी। तो आप इस ग्राफ को याद कर लेना, नीट वाले बच्चे स्पेशली। या आप तो जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है बच्चों, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है। तो मैं अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछूं आपसे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछूं तो इसका भी एग्जैक्टली ग्राफ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो समझाने जा रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो h के बराबर होगा, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब ये हमेशा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कई बार इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि इस साल इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्लोप आपसे प्लैंक कांस्टेंट पूछ लेगा या थ्रेशोल्ड देखो या वर्क फंक्शन पूछ लेगा, तो यही वर्क फंक्शन हो गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप हर एलिमेंट के लिए सेम होता है। ऐसे ही बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप जो स्लोप होगा वो हो जाएगा बच्चों h/e, और वो हर एलिमेंट का सेम होता है। बस इसको भी थोड़ा ध्यान देना होगा। मैं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस इतने छोटे बातों को ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चंस यूँ ही बनते चले जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से देगा। अच्छा, एक चीज़ हम तुम्हें और समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर कि तुमसे कई बार नंबर ऑफ फोटॉन्स वाले क्वेश्चन दे देते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना होगा। तुम्हें इस फार्मूला को याद करना चाहिए, IA लैम्डा बाई HC या पावर लैम्डा बाई HC। थोड़ा ध्यान देना, इस पे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं और चांसेस होता है कि इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ लेगा कि जैसे कहेगा कि भाई इसकी इंटेंसिटी इतनी थी, इसकी एरिया इतनी थी, इसकी वेवलेंथ इतनी थी, तो बताओ जो फोटॉन्स निकल रहा है उसकी संख्या क्या है पर सेकेंड। ये सारी बातें पर सेकेंड कर रहे हैं। तो भाई ये अब आराम से इसमें पुट करिए और रिजल्ट निकाल दीजिए, फटाफट हो ही जाएगा। तो ये पर सेकेंड बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम सीधा क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। क्या कह रहा है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f0। इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो है f0। अब कह रहा है कि व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी कितना था बच्चों 2f0, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इज v। जब ऐसा हुआ तो कितनी हो गई जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे थे उसकी वेलोसिटी, तो कहोगे v। तो क्या रिजल्ट होता है, पहले मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, फार्मूला बच्चों क्या होता है, HF माइनस वर्क फंक्शन, यही तो होता है। मैं तो पहले से बता चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर E माइनस W लिख दीजिए और जैसा देश वैसा बेस कर लीजिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी का टर्म दिया है तो यही यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर वर्क फंक्शन को भी हमें चेंज कर देना होगा क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में बातें हो रही है ना बच्चे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ HF0। अब आप इस रिजल्ट को पहले देख लीजिए क्या रिजल्ट देना चाह रहा है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज f0। तो ठीक है, तो ये f0 हो गया। When the light of frequency is 2f0 is incident, तो 2f0 is incident, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो है v1, तो हाफ m v1 स्क्वायर, बस बात खत्म। तो क्या कहने वाले हैं बच्चों, हाफ m v1 स्क्वायर इज ओनली HF0। बस इसको मैं पहला इक्वेशन बोल देता हूँ। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू 5f0, तो जब अब ये क्वेश्चन में ऐसे बोला कि जब इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके 5f0 कर दिया
तो इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 हो गई। लेकिन मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो तो नहीं चेंज होगा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो जस्ट के तस वही रहेंगे बच्चों। तो मैं फिर से लगा देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज HF माइनस HF नॉट का फॉर्मूला, तो H इंटू 5F नॉट माइनस HF नॉट इज हाफ mv2 स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं हाफ mv2 स्क्वायर इन 4HF नॉट। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, दोनों को रिजल्ट निकल जाएगा। हाफ m से हाफ m दोनों को डिवाइड कर दिया है मैंने, HF नॉट से HF नॉट कट जाएगा। तो देखो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो v1 बाई v2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4। तो v1 बाई v2 कितना हो जाएगा, 1:2। बस बात खत्म। v1 बाई v2 कितना हो जाएगा, 1:2। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इफ द टू मेटल A एंड B आर एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 350 नैनोमीटर, मतलब इस पर भी हमने कितना वेवलेंथ इंसिडेंट करवाया था, 350 नैनोमीटर। और एक और मेटल है, इस पर भी वेवलेंथ कितना दिया था, 350 नैनोमीटर। बच्चों पहले का वर्क फंक्शन दे रखा है, ए का वर्क फंक्शन 4.8 और बी का वर्क फंक्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 2.2। तो भाई मैं तो पहले से बोल चुका हूँ, जब एनर्जी का वैल्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी इजेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, यही फंडे को यूज़ करना है। तो मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा, एनर्जी इज Hc बाय लैम्डा। अच्छा बच्चों एक रिक्वेस्ट और है, मेरी तबीयत थोड़ा सा आज ना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मैं एक लेक्चर को मैं कम से कम एक लेक्चर मतलब 1-1.25 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा आपके लिए। तो मैं एक काम करूँगा कि आज लॉजिक गेट तो रिकॉर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा रेस्ट करके, लेकिन सेमीकंडक्टर को मैं कल रिकॉर्ड कर दूँगा। कोई नहीं, कल मॉर्निंग में आपको सेमीकंडक्टर वाला भी टॉपिक मिल जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़े से ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो थोड़ा सा मेरे को अभी अनकंफर्टेबल लग रहा है। कोई नहीं, कल मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक गेट मैं आज ही कर दूंगा, लेकिन सेमीकंडक्टर जिसमें थोड़े थियोरेटिकल चीज़ें होते हैं और इसमें थोड़े और भी फंडे हैं, तो मैं इसको कल सुबह रिकॉर्ड कर दूंगा। तो कल सुबह आपको ये वीडियो सेमीकंडक्टर का मिल जाएगा, इसके लिए डोंट माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, E = Hc बाय लैम्डा। Hc क्या होगा, 1240, बिकॉज लैम्डा एंगस्ट्रम में है, नैनोमीटर में है, डिवाइडेड बाय 350। तो अब चलो इसको बताओ ये कितना हो गया। तो ये मेरे ख्याल से 3-4, 3-3 मतलब 3.5 के आसपास जाएगा। तो अब देखो ये जो 3.5 आया है इससे तो कम है, मतलब ए से तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा है। तो मैं वही बताना कि जब एनर्जी हमारा वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो इससे तो ज़्यादा आ रहा है वो, क्योंकि इसका लगभग 3.5 के आसपास आएगा। और ये 4.8 है, तो मतलब जो इसकी वर्क फंक्शन है उससे कम एनर्जी दे रहे हो, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, मेटल ए विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात। इस बात को क्यों ना हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि जब एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आइए और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया कि द वर्क फंक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर 4.1 एंड 5.1। तो भाई रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्लोप क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो H/E एंड इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कभी चेंज होना नहीं है, हर एलिमेंट का सेम होगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो हर एलिमेंट के लिए सेम होता है। तो बिना कुछ सोचे समझे ही बोल दीजिए इसका आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 streams of photons possessing energy to 5 and 10 times the work function। ठीक है, पहला मान लीजिए वर्क फंक्शन ये है और ये दूसरा वर्क फंक्शन ये है, एक ही एलिमेंट है। तो कह रहा है कि पहले का जो एनर्जी है वो 5 गुना है वर्क फंक्शन से, दूसरे का जो एनर्जी है वो 10 गुना है वर्क फंक्शन से, दूसरे का जो एनर्जी है वो 10 गुना है वर्क फंक्शन से। तो कह रहा है क्या, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए v1 है और ये v2 था, तो इसका जो रेशियो होगा वो पूछा जा रहा था। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², हाफ mv1 स्क्वायर इज E - W, मतलब 5W में से W,
और उसका क्या लिखेंगे आप, हाफ एम वी टू स्क्वायर, इट इज द काइनेटिक एनर्जी इज 10W माइनस W, ठीक है, बहुत अच्छा जी। हाफ एम से हाफ एम, तो ये हो जाएगा 4W और ये हो जाएगा 5W, W कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ, नहीं ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सॉरी 10W में से W जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ तो V1/V2 इज 2/3, ठीक है, V1/V2 इज 2/3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैंने यहाँ पर गलती लिख दिया था, 10W में से W मतलब 9W, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो जब पहली बार में वेवलेंथ कितना दिया था, लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो V0 था। बहुत अच्छी बात भाई। तो क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला होता है EV0। तो मैं कह सकता हूँ EV0 इज SC/λ माइनस वर्क फंक्शन। और दूसरा बात क्या बोला गया कि जब मैंने इसको 2λ से वेवलेंथ से इंसिडेंट करवाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V0/4, V0/4। इसका मतलब EV0/4 इज SC/λ माइनस SC/λ, लैम्डा क्या है, 2λ माइनस वर्क फंक्शन। नाउ सॉल्व इट, सिंपल। मैं क्या बोलूँगा, 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 1 इज SC/λ माइनस वर्क फंक्शन, SC/2λ माइनस वर्क फंक्शन। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि 4 गुना SC/2λ माइनस 4W इज SC/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो ये हो जाएगा 2SC/λ माइनस 2SC/λ माइनस SC/λ इज 4W में से W हो जाएगा 3W। तो मैं कह सकता हूँ SC/λ इज 3W, तो W हो जाएगा बच्चों SC/3λ। और आप यहाँ से कह सकते हो कि इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3λ। तो λ0 का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों वो 3λ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा बच्चों। तो हम लोग अब ज़्यादा क्वेश्चंस और नहीं करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ट्राई करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको भी ट्राई करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक और क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स, और लॉजिक गेट्स को ख़त्म करने के बाद हम वीडियो को फिनिश कर देंगे। तो आप चिंता मत करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा जान लगा देंगे आज कि आपको पूरा से पूरा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा तबीयत डाउन होने की वजह से मैं आज बहुत ज़्यादा खुल के नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से करवाऊंगा बच्चों। तो चलिए फिर इससे आगे डिस्कस करेंगे हम लोग लॉजिक गेट्स। तो चलिए बच्चों हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को समझना पड़ेगा, थोड़ी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होते जा रहा है। तो हम लोग जल्दी कोशिश करेंगे समझने का। तो इससे पहले कि लॉजिक गेट्स के कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट किया जाए लॉजिक गेट्स को। तो हमारे पास 2 टर्म आएंगे इसमें लॉजिक गेट्स में, एक आएगा 0 और एक आएगा 1। ध्यान दीजिएगा, एक आएगा 0 और एक आएगा 1। 0 का मतलब क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिए। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। बस यही वर्ड होता है। 0 का मतलब होता है ना और 1 का मतलब होता है यस। सीधा सीधा बात समझो, 0 वर्ड का यूज़ हो रहा है ना के लिए, 1 का यूज़ हो रहा है हाँ के लिए। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे लॉजिक गेट्स में, किस तरीके से इसको सर्किट में यूज़ किया जाएगा, इसको समझाने के लिए आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ है। एक ये है, एक ये है। अब इसमें पूछा क्या जाता है कि R0 से करंट आएगा तो इसकी क्या कमांड होना चाहिए। इधर है इनपुट्स, इधर है आउटपुट। मैंने S1 को खुला रखा मतलब मैंने कुछ नहीं किया। जब खुला रखा तो मैंने कुछ नहीं किया तो 0, कुछ किया तो 1। समझना ध्यान से, स्विच दबा दिया तो 1, स्विच खुला हुआ है तो 0। बस इतना ही ध्यान रखना, और तो कुछ ध्यान रखने के लिए बोला ही नहीं मैंने। तो देखो, अगर स्विच खुला हुआ है S1 भी और S2 भी, तो बताओ क्या इसमें करंट आएगा, नहीं ना, 0। अब ऐसे ही बताओ, ये S1 का स्विच खुला हुआ है और 1, यहाँ देखो S2 का स्विच बंद है,
तो क्या करंट आएगा? ना, बिल्कुल नहीं आएगा। जब ये खुला है तो करंट कहाँ से आएगा? फिर सोचो, S1 का स्विच खुला हुआ है, बंद है, और S2 का स्विच खुला हुआ है, तो क्या करंट आएगा? हाँ कि ना? ना। कैसे करंट आ सकता है, सोच के देखो। S1 खुला हुआ नहीं है, S1 बंद है, S2 खुला हुआ है, तो क्या करंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैंने लिख दिया ना। अब बताओ S1 के बारे में। S1 को मैंने बंद कर दिया, S2 को ही मैंने बंद कर दिया, तो बताओ क्या करंट आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब यहाँ से मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? जरा ध्यान देखो, मैं क्या समझ पा रहा हूँ कि इफ S1 एंड S2, ध्यान देना, इफ S1 एंड S2 आर ट्रू, देन आउटपुट इज ट्रू, देन आउटपुट इज ट्रू। तो थोड़ा ध्यान देना बच्चों, यही जाके आगे कहलाएगा एंड गेट। ओहो, एंड गेट का रियल सिग्निफिकेंस ये है। आ रहा है समझ में एंड गेट का क्या मतलब हो रहा है? अब जरा एक बार इसको देखो। इसमें मैंने पूछा कि इस आर नोट में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में बताना होगा। मैंने S1 को 0 कर दिया और S2 को भी 0 कर दिया, मतलब दोनों स्विच खुला हुआ है, तो क्या आउटपुट में करंट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों, 0 लिख दीजिए। मैंने इसको तो खुला हुआ रखने दिया, लेकिन इसको मैंने बंद कर दिया। देखो, बंद करने का मतलब 1, S2 बंद है, S1 खुला हुआ है। बोले करंट आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। कैसे आएगा? यूं चला जाएगा। सोच के देखो, हमें तो पता करना है आर नोट में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा होगा? यूं चला जाएगा बच्चों, ऐसे, अगर ये बंद होगा तो। फिर सोचो, अगर मैंने इसको बंद कर दिया और इसको खुला रखा है, कोई बात नहीं जी, ये ऐसे बाईपास हो जाएगा, ऐसे करंट जाएगा आर नोट के अंदर में, तो मैं इसको भी कहूँगा हाँ बिल्कुल आ रहा है। और अगर दोनों को मैंने बंद कर दिया तब भी करंट आएगा, कुछ भी करो। तो तुम क्या देख रहे हो? कुछ भी कर रहा हूँ, ये कमांड्स ऐसे कुछ मिला है मुझे। अगर दोनों इनपुट्स गलत थे तो मैं आउटपुट को सही नहीं माना, लेकिन मैंने क्या देखा कि इसमें से कोई भी एक सही था तो आउटपुट मेरे को सही मिला था, इसमें करंट आ रहा था। तो मैं इसको ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि इफ S1 और S2 are true, then output is true। अब ध्यान दीजिएगा, S1 और S2 दोनों में से कोई भी एक सही हुआ, मतलब कोई भी एक बंद था, तो मेरे को करंट आर नोट में दिखाई दिया था। ये जाके आगे कहलाएगा और गेट। तो अगर तुम देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिकल चीज़ों में कैसे कन्वर्जन कर रहा हूँ, कैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ, ये आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। हमारे सिलेबस में XOR गेट, XNOR गेट इस साल कट दिया है, तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है उसके बारे में। पिछले साल तक था, इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि XOR XNOR के ऊपर में दिया हुआ है, क्योंकि स्पेशली लिख दिया हुआ था कि नॉट गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इस तरीके का गेट लिखा था। मैं XOR और मैंने XNOR को नहीं देखा था, तो उसके क्वेश्चंस हमें बिल्कुल नहीं करना है। चलो बिना कुछ बातें किए हम लोग आगे बढ़े। अब तो बच्चों देखो, आपके सामने में सबसे पहला नाम लिया मैंने नॉट गेट, सबसे पहला नाम ले लिया मैंने बच्चों नॉट गेट। क्या होता है नॉट गेट, इसको जरा समझने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है नॉट गेट, इसको जरा समझो, हम किस प्रकार से समझ रहे हैं नॉट गेट को, ध्यान देना। ये क्या है? सिग्नल इन्वर्टर है बच्चों। इट इज अ सिग्नल इन्वर्टर। ये सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा, हाँ तो ना, ना तो हाँ। इसको ऐसे बोलोगे कि इफ x इज ट्रू देन y इज नॉट ट्रू। अगर x सही है तो y सही नहीं है, मतलब गलत। इट हैविंग वन इनपुट एंड वन आउटपुट। याद रखना मेरे बच्चे, किसी के पास भी वन इनपुट और वन आउटपुट होते हैं तो वो कौन सा गेट होता है बच्चों? नॉट गेट। याद रहेगा, इसका काम ही है सिग्नल को इन्वर्ट कर देना, बस। इसको बूलियन में कैसे लिखते हैं कि y का जो वैल्यू होगा x के ऊपर में बार लगा दो। ध्यान देना, ये जो बार लगा हुआ है इन्वर्ट को सिंबल देता है बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर में। मतलब इसके ऊपर बार लगा दो तो इसका मतलब हुआ कि इसका उल्टा। जैसे ये 0 था, 0 इनपुट किया तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 0। बस यही इसका
लॉजिक गेट्स का ट्रुथ टेबल हो गया, और इस टेबल को हम लोग नाम देते हैं बच्चों ट्रुथ टेबल। इस प्रकार हम लोग जाने कि नॉट गेट का सिंबल ये होता है, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। और ध्यान देना, कोई भी ऐसा डिजिटल चीज़ें जिसमें हमें एक इनपुट और एक आउटपुट दिख रहा है वो 100% नॉट गेट ही था, चाहे कुछ भी कर लो। बुलियन में मैंने इसको ऐसे दिखाने की कोशिश किया था। अब एक बार और गेट को समझने की कोशिश करो। इसको कैसे बोलेंगे, इसको कुछ इस प्रकार बोलने वाले हैं बच्चों, इफ़ एक्स और वाई, इफ़ एक्स और वाई इज़ ट्रू देन आउटपुट इज़ ट्रू, देन आउटपुट इज़ ट्रू। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि अगर x और y में से, अगर x और y में से कोई भी एक सही है, सुनने की कोशिश करना, इफ़ x और y में से कोई भी एक सही है तो आउटपुट सही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0 0, तो इसको तो 0 लिख दोगे। अब 0 और 1 दोनों में से कोई भी एक सही होगा तो आउटपुट सही होगा, दोनों में से कोई भी एक सही होगा तो आउटपुट सही होगा, और अगर दोनों सही है तब भी आउटपुट सही होगा। इसे कहते हैं और गेट। क्या कहते हैं बच्चों? और गेट। इसका कैसे हमने दिखाने की कोशिश किया था डिजिटली, आप समझ चुके थे, यही मेरा और गेट था। इसको इस प्रकार से हम लोग एनालाइज करते हैं रियल लाइफ में। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा और देखो ध्यान से। और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? x प्लस वाई। ये x है और ये y है। इसके आगे अगर इस प्रकार का आपको सिंबल दिखाई देता है तो ध्यान रखिएगा, और गेट का सिंबल ऐसा होता है। और गेट अगर ऐसे दिख रहा है आपको तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस वाई। और का सिंबल होता है प्लस, x और का जो बुलियन सिंबल है, बुलियन एक्सप्रेशन है वो है प्लस। तो अगर दोनों के बीच में प्लस लगा है मत समझेंगे और गेट लगा हुआ है। चलो इसको कैसे लिख दोगे तुम? x प्लस वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं। अब बात उठता है एंड गेट के। अब मैटर बनता है कि एंड गेट क्या है। तो देखो ध्यान देखना यहाँ पर, एंड गेट, एंड गेट में भी वही कहानी है। दो इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होते हैं बच्चों। दो इनपुट्स और एक आउटपुट वाले गेट को एंड गेट कहते हैं। बुलियन में इसको x डॉट वाई लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि x डॉट वाई का वैल्यू z के बराबर होगा। ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है इसका। ये क्या कहना चाहता है कि x और y इसमें से दोनों सही होना चाहिए तभी आउटपुट सही होगा। इसका मतलब ये गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था और ये सही है। ये इसका हो गया ट्रुथ टेबल। क्या हुआ बच्चों? ट्रुथ टेबल। ये होता है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है, ऐसे हम दिखाने की कोशिश करते हैं इसको। आगे बनता है नैंड गेट। अब समझने की कोशिश करिए नैंड का मतलब क्या हुआ, नैंड गेट क्या है। नॉट प्लस एंड, सुनने की कोशिश करो। नॉट प्लस एंड गिव्स नैंड। मतलब एंड गेट का जो भी सिग्नल होगा उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो उसको सिग्नल को इन्वर्ट कर दिया, एंड गेट के सिग्नल को इन्वर्ट कर दिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो ध्यान देखिएगा। इसका सिंबल होता है ऐसे, आगे में अगर डॉट लगा हुआ है यहाँ पर ऐसे तो समझना कि नैंड है, ये एंड नहीं है। एंड में और नैंड में इतना ही अंतर है। यहाँ देखो, यहाँ गोला नहीं लगा हुआ है, यहाँ गोला लगा हुआ है, इसलिए कहलाता है नैंड गेट। समझ रहे हो बातें? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कमांड कुछ ऐसे लेंगे। ये इनपुट्स था, मैंने क्या बोला, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि एंड प्लस नॉट गिव्स नैंड। तो एंड के सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा, वही नैंड कहलाएगा। तो पहले एक काम कर लो, एक्स और वाई का इंटरमीडिएट निकाल लो जो एंड गेट देगा हमें। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। अब हुआ क्या है जरा समझने की कोशिश करिए। एक्स और वाई का एंड गेट तो ये हुआ। अब मैंने क्या बोला कि एंड गेट के सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा। नैंड गेट जो होता है वो क्या करता है, एक्स जो एंड गेट का सिग्नल होता है उसको इन्वर्ट कर देता है। तो इस 0 को मैंने 1 लिख दिया, इस 0 को मैंने 1 लिख दिया, इस 0 को मैंने 1 लिख दिया और इस 1 को मैंने 0 लिख दिया। ये था इनपुट्स और ये था आउटपुट्स। समझ में आ रहा है बात? तो इसको लिखें कैसे बुलियन एक्सप्रेशन में कि इस z का जो वैल्यू होगा वो होगा x डॉट वाई। देखो डॉट का मतलब एंड, इसके ऊपर हम बार लगा दो। अब जैसे ही बार लगाओगे बच्चों तो ये क्या बन जाता है, नॉट। इसका मतलब एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट गिव्स नैंड। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो फाइनली अगर हम बात करें कि भाई इसको कैसे दिखाया जाए तो हम कुछ ऐसे दिखाने जा रहे हैं कि z इक्वल टू एक्स डॉट वाई का बार, ये कहलाता है नैंड गेट। नैंड गेट का यही एक सिंबल हो जाएगा।
और इस तरीके से हम बुलियन एक्सप्रेशन से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिना कुछ बातें किया, जब हम लोग कुछ बातें नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा टॉपिक है और हम लोग बहुत ज़्यादा लंबी क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं आज, तो हमें थोड़ा सा और क्लास करना होगा क्योंकि लॉजिक गेट्स को भी पूरे फिनिश करना होगा बच्चों, और इससे तो 4 नंबर पक्के ही पक्के हैं। तो अब थोड़ा आगे बढ़ो बिना कुछ बातें किए। अब ये नॉर गेट को कैसे लिखोगे सोच के देखो। तो मैंने कहा और प्लस नॉट, और प्लस नॉट जो होगा वही तो कहलाता है नॉर। और प्लस नॉट गिव्स नॉर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? और प्लस नॉट गिव्स नॉर मतलब ये क्या करेगा, ये और गेट के सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा, और गेट के सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा। तो थोड़ा ध्यान देना कि इसको लिखोगे कैसे। इसको तुम ऐसे लिखोगे बुलियन के हिसाब से, x प्लस वाई जो हुआ ये तो और का सिंबल है प्लस, और इसके आगे नॉट लगा हुआ है तो ऊपर में बार लगा दो। यही हुआ बुलियन एक्सप्रेशन के माध्यम से। तो मैं एक काम कर क्या करता हूँ कि इसके इनपुट्स को मैं पहले और के माध्यम से निकालूंगा, जो आएगा उसको उल्टा देंगे। तो 0 0 तो और में 0, 0 1 तो 1, 1 0 तो 1, 1 1 तो 1। ये तो हो गया इंटरमीडिएट। ये और ने कहानी बताया। नॉर क्या करता है, और के सिग्नल को इन्वर्ट कर देते हैं। नॉर क्या करता है, और के सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। इसको इन्वर्ट कर दिया, 1 कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया, 0 कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया, 0 कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया, 0 कर दिया। बस यही है। ये रहा इनपुट्स और ये रहा बच्चों आउटपुट्स। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जानता हूँ मैं बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, आज मजबूरी है बच्चे, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार कमेंट्स करते हो कि थोड़ी जल्दी जल्दी सर करवा दो टॉपिक कवर, क्योंकि समय आ गया है, समय आ गया है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि बिना कुछ बातें किए थोड़े टॉपिक को खींच के आगे ख़त्म करें, और ताकि मैं खूब सारे क्वेश्चन करा सकूँ। तो चलिए 1-2 चीज़ें हम और समझते हैं, फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। तब देखो यहाँ पर सामने कुछ टर्म्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ। इससे अगर ये बच्चों अगर आपने इसको समझ लिया तो बस आग लगा दोगे, आग। और इसमें जब भी लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन होते हैं डी मॉर्गन, तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होते हैं। हमें ट्रुथ टेबल बनाने का झंझट ही खत्म हो जाता है अगर एक बच्चा डी मॉर्गन के थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चंस कर ले। तो पहले डी मॉर्गन लॉ कहता क्या है, देखो कितना सुंदर बात लिखा है कि ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ओहो हो, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। पहले लाइन को ब्रेक कर दो और साइन को चेंज कर दो। डॉट के बदले में प्लस, प्लस के बदले में डॉट। बस 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 इतना ही काम करना, इससे ज़्यादा काम मत कर बैठ जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अब यहाँ पर आप देखो ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है ए बी डॉट 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 के ऊपर बार। तो मुझे इसको अगर तोड़ना होगा तो मैं ऐसे सोचूंगा कि आप देख रहे हो कि ए डॉट बी लगा हुआ है। तो मैं क्या बोला, ब्रेक द लाइन, पहले लाइन को ब्रेक कर दो। चलो अलग तोड़ दिया, ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन। तो यहाँ बीच में क्या था, डॉट। क्या था, डॉट। तो बस इसको क्या कर दिया, प्लस। मैं क्या किया हूँ, ध्यान देना, ए बी बार। ओके, समझना, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको और थोड़ा डी मॉर्गन के हिसाब से लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, ध्यान देना, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन। तो भाई इस लाइन को ब्रेक कर दो, ब्रेक द लाइन। तो ऐसे कर दिया। अब ये ऐसे हो गया ना बच्चों, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर डॉट था तो प्लस आ जाएगा। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। फिर देखो ए बी सी ऐसे था, क्या लिखोगे, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, ए बी सी, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार। समझ रहे हो, बार का मतलब नॉट लगा हुआ है, और यहाँ डॉट था सबके बीच में, तो चेंज द साइन। बस यही होता है डी मॉर्गन का पहला लॉ। तो डी मॉर्गन का पहला लॉ समझ में आ चुका है आपको। फिर देखो यहाँ पर था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 का बार। तो मैं क्या बोला, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन। चलो भाई ब्रेक द लाइन, भाई ब्रेक द लाइन। मैं इसको लाइन को ब्रेक कर दिया, ऐसे कर दिया। तो इसको लिख दिया ए बार, इसको लिख दिया बी बार, चेंज द साइन। यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, प्लस, यहाँ क्या डाल दिया, डॉट। समझे या नहीं समझे, मैं क्या लिखा हूँ पता लगा आपको, ए प्लस बी बार। अब इसको कैसे लिखने वाले हो तुम, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन,
ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन। अब ये प्लस था तो डॉट लगा दिया। यही डी मॉर्गन का कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब इसको यूज़ करते हुए हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। देखना, एक एक लाइन में तुम्हें आंसर निकलवाऊंगा, इतना मज़ा आएगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन लॉजिक गेट्स के हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। 20 से 25 सेकंड बहुत होता है कोई भी लॉजिक गेट के क्वेश्चन करना। हम ऐसा तरीका बताएंगे कि 10, 15, 5, 10, 15, 20 से बहुत सेकंड, इतने ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तक हम लोग कर लेंगे क्वेश्चंस को। बस डी मॉर्गन के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना। क्या है? ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। इतना याद रहेगा डी मॉर्गन कॉन्सेप्ट। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, बस इतना ही याद रखो। सारे के सारे लॉजिक गेट से क्वेश्चन यू बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखो। मस्त मस्त टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। तो भाई यहाँ देखो, तो तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। अब आपके सामने ऐसा था तो आपने कुछ ऐसा सोचना था। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये ए था, इसको क्या बोलते हो? नॉट। इसको क्या बोलते हो? नॉट। तो ये ए था, तो इसको क्या बोलोगे? ए बार। क्या बोलोगे? ए बार। क्या बोलोगे? ए बार। बार का मतलब क्या? नॉट। ये बी है तो इसको क्या बोलोगे? बी बार। बी बार का मतलब क्या? बी नॉट। बी बार का मतलब क्या? यहाँ पर नॉट गेट है। अच्छा जी, अब तुम देखो, ये ए बार है और ये बी बार है बच्चों। इसके आगे कौन सा गेट है? और गेट। और के आगे में नॉट लगा हुआ है, और के आगे में नॉट लगा हुआ है। तो काम करो, ए बार, ए बार, बी बार, ए बार, बी बार के बीच में प्लस लगा दो, के बीच में प्लस लगा दो, क्योंकि ये और है, के आगे नॉट लगा हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। फिर से देखो, ये ए बार, ये बी बार, दोनों उसके आगे में और है, उसके आगे में और है। अब फिर देख रहे हो नॉट लगा हुआ है, तभी तो ये नॉर हुआ ना। तो मैं क्या सोचा, ए बार बी बार के आगे और है पहले, तो मैंने और के लिए प्लस लगा दिया। फिर आगे नॉट लगा हुआ है तो मैंने ऐसे कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब मैं इसको डी मॉर्गन लगा के देखता हूँ, कितना मज़ा आएगा। ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। जैसे इसको ब्रेक करूँगा मैं तो ये हो जाएगा ऐसे। ध्यान देना, ये कैसे हो जाएगा? ऐसे। हैं। अच्छा जी, चेंज द साइन, प्लस था तो डॉट हो जाएगा। बी बार बार। अब तुम जानते हो, ये अगर डबल बार तुम्हें दिखाई देता, समझना कि कुछ नहीं, सिंपल। सिंगल बार का मतलब उल्टा, उल्टा का उल्टा सीधा। भाई उल्टा का उल्टा सीधा। तो ए के ऊपर में अगर डबल बार रहेगा तो ए लिखोगे, बी के ऊपर में डबल बार है तो बी लिखोगे। अब तुम बताओ ये किसका सिंबल होता है? जल्दी जल्दी बता दो। ए डॉट बी किसका सिंबल होता है? तो भाई ए डॉट बी का मतलब होता है एंड गेट। इसका मतलब जो वाई है वो एंड गेट के थ्रू था। योर आंसर इज एंड गेट। देख रहे हैं डी मॉर्गन ने कितना आसान कर दिया मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को। कितना आसान क्वेश्चन था डी मॉर्गन के थ्रू। अगर लॉ लगा दिया तो क्या किया, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, फिर से समझो। ये ए है तो ए बार, ये बी है तो बी बार। क्यों बार? बार क्यों भाई? क्योंकि ये नॉट गेट है। नॉट गेट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ होगा उसके ऊपर में बार लगा देगा, बात खत्म। तो ये ए बार, ये बी बार, ये ए बार, ये बी बार। इसके आगे कौन है? और। आगे कौन है? नॉट। अभी तो मैं इसको कहूँगा ना पूरा का पूरा नॉर। और आगे नॉट, ये नॉट का भी सिंबल होता है, डॉट लगा दो, नॉट हो गया, बात खत्म। तो हमने क्या किया, ए बार और बी बार को और कर दिया। देखो और कर दिया, इसके ऊपर में नॉट लगा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको डी मॉर्गन लगा के आसानी से बना लो। बस मैंने क्या किया, डी मॉर्गन कैसे लगाया, सोच के देखो। ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया और साइन को चेंज कर दिया। ये प्लस को मैंने डॉट कर दिया और बस इसको खोल दिया। तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया बस। अब देखो, किसी भी चीज़ के ऊपर में अगर 2 बार है तो सेम है, 3 बार है तो ए बार। ये भी बात समझा देता हूँ, इसके ऊपर में 1 बार हो, ऐसे समझो। इसके ऊपर में ऑड नंबर है तो समझना यही। और इसके ऊपर में इवन नंबर, मतलब इवन नंबर है ये वाला, 2 हो कि 4 हो कि 6 हो, तो समझना जस के तस ऐसे ही। इसका मतलब
उल्टा का उल्टा सीधा, उल्टा उल्टा का उल्टा सीधा। और ये किसका होता है बच्चों? एंड गेट का। ए बी होता है एंड गेट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते एंजॉय करते हैं। यहाँ पर समझो, देखो कितना अच्छा है। ये ए है, ये बी है, तो तुम क्या कहोगे? वैसे डायरेक्टली निकल सकता था इसका आंसर कि ये नॉर है, ये नॉट है और ये भी नॉट है। तुम कहोगे सर ये कैसे नॉट है, ज़रा इसको समझा दो। वन इनपुट और वन आउटपुट दुनिया में सिर्फ एक के पास ही होता है, उसका नाम होता है नॉट गेट। भले ही नैंड गेट हो, भले ही नॉर गेट हो, लेकिन हर कोई नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसके पास एक इनपुट और एक आउटपुट है। तो बिना कुछ सोचे समझे बता देना कि वो कैसा गेट है, नॉट गेट। तो ये भी नॉट गेट और ये भी नॉट गेट। तो तुम बताओ, नॉर का उल्टा, नॉर का उल्टा, नॉर का उल्टा और नॉर का उल्टा, और इसने उल्टा कर दिया तो और बना दिया, फिर और का उल्टा नॉर। इसका मतलब इसका आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा वाई का नॉर। लेकिन एक बार मैं डिमॉर्गन लगा के देखता हूँ कितना आसान हो जाएगा। देखो डिमॉर्गन लगा के मैं देखता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ए है, ये बी है, तो मैंने लिख दिया ए बी। अच्छा जी, अब देखो इसके आगे में कौन सा है, ये और ए प्लस बी। अच्छा, इसके ऊपर में क्या है, देखो ध्यान से, ये नॉट गेट है ना, ये नॉट का सिंबल हो जाएगा यहाँ पर। नॉर मतलब क्या, और प्लस नॉट। तो ये देखो एक, उसके आगे देखो क्या कहानी है, ये क्या है, नॉट गेट है, एक बार और। ये क्या है, नॉट गेट है, एक बार और। मैं तो पहले से बोल चुका हूँ कि अगर ये 3 बार दिखाई देता है, देखो मैंने कहा ना, अगर ये ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है कि 10 10 के 10 ये हो जाएगा, और अगर ये इवन नंबर है तो ये ऐसे हो जाएगा। तब बताओ ये 3 बार है तो कन्वर्ट कैसे हो गया होगा, ए प्लस बी का बार। अब तुम बताओ ए प्लस बी किसको बोलते हैं? ए प्लस बी बोलते हैं बच्चों और को। और का उल्ट ऊपर में जो लगा है ऐसे, तो इसका मतलब और का उल्टा क्या होता है? किसी के ऊपर में ऐसे लग जाए समझ लेना कि उल्टा बात कर रहा हूँ। तो और का उल्टा क्या होता है, नॉर। तो हम डिमॉर्गन से भी इसको कर सकते थे आराम से, ये तो लॉजिकली वैसे भी बन सकता था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने में स्क्रीन पे एक अच्छा सा क्वेश्चन आया, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये ए है, ये बी है, तो बच्चों ये हो जाएगा ए बार, ओ हो, ये हो जाएगा बी बार, ओ हो, ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार। आगे कौन है और, आगे कौन है नॉट, आगे कौन है और, आगे कौन है नॉट। तो पहले ए बार और बी बार को मैं और करता हूँ पहले, और उसके ऊपर मैं नॉट लगा देता हूँ। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया पता लगा आपको? मैंने फिर से देखो, ये ए था तो बन गया ए बार, ये बी था तो बन गया बी बार। तो भाई एक बात बताओ, ए बार और बी बार के आगे में और गेट है तो मैंने और लगा दिया, और का मतलब ये प्लस। उसके आगे कौन है, नॉट, तो लगा दिया, ऊपर में टोपी पहना दिया मैंने नॉट का। अब इसको डिमॉर्गन लगा के देखो तो समझ में जल्दी आएगा। ए डबल हो जाएगा, ये ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन, लाइन को ब्रेक करो और साइन को चेंज कर दो। जैसे ही साइन को चेंज करोगे तो ये बन जाएगा डॉट, और ये 2 बार ऐसे। अब 2 बार ऐसे का क्या मतलब है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसा गेट हो गया बच्चों, एंड गेट। ए डॉट बी का मतलब क्या, एंड गेट। प्लीज चेक एंड गेट कौन सा होगा, चेक करो। एंड गेट तो मुझे यही दिख रहा है, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1, तो ये एंड गेट का सिंबल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एनालाइज करना। ये ए है तो तुम जानते हो इसको भी ए बोलोगे, ये बी है तो इसको भी बी बोलोगे। अब देखो ये वायर ऊपर से जा रहा है, मतलब ये पॉइंट बी है तो ये भी बी हो जाएगा। यहाँ नॉट लगा हुआ है तो अगर ये ए है तो ये ए बार हो जाएगा। अब आपको समझना होगा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, आगे में एंड लगा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए डॉट बी, ये एंड का सिंबल हो गया। आगे में नॉट लगा हुआ है तो ऊपर में टोपी पहना दो, बात खत्म। यहाँ बात करो, ए बार है और बी है, इसके आगे में एंड लगा हुआ है तो मैं ऐसे लिखूंगा ए बार डॉट बी, ये हुआ एंड का सिंबल। इसके ऊपर में टोपी पहना दो।
अब ये देखो, इधर से ये सिग्नल आ रहा है, इधर से ये सिग्नल जा रहा है, आगे में एंड गेट लगा हुआ है। तो भाई अच्छा ये टोपी क्यों पहना रहा हूँ तुम्हें पता लग रहा है ना, ये नॉट का मतलब होता है कि टोपी पहना दो, नॉट का मतलब होता है टोपी पहना दो, बात खत्म। तो इधर से ये सिग्नल, इधर से ये सिग्नल, तो क्या लिखोगे, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा ए डॉट बी का बार, एंड गेट है तो मैं लिखूंगा डॉट ए बार डॉट बी का होल बार। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, आसान नहीं है, आपको डीमॉर्गन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं बच्चों, फिर डीमॉर्गन लगाएंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार का बार मतलब ए डॉट बी बार। बस इतना सॉल्व करने के बाद पता लगा रहे मैंने क्या किया, इसी को मैं ऐसे लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अगर 2 बार आ जाए, टोपी पहन जाए तो भाई मैंने कहा क्या बोला था कि वैसे नॉर्मली छोड़ दो ऐसे ही, अगर इवन आ जाए तो नॉर्मली ऐसे छोड़ दो, ऑड आ जाए तो बार लगा दो। अब यहाँ पर मैंने कहा डीमॉर्गन लगाओ, क्या बोला था, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो भैया ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन करके देखो क्या आता है, ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार। तुम चाहो तो डीमॉर्गन लगा भी दे सकते हो यहाँ पर, या ऐसे भी तुम छोड़ सकते हो, इससे भी वैसे आंसर आ सकता था, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दो। अब मैं यहाँ पर थोड़े से दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है, सुनो। मैं ऐसे तो घबरा जाऊँगा यार, कैसे चेक करूँ कैसे चेक करूँ, तो मैं ना इसको ऐसे सोचता हूँ कि मान लो ए भी 0 था और बी भी 0 था। एक पल के लिए सोचो ताकि जल्दी समझ में आए। तो बोलो ए बार कितना होगा और बी बार कितना होगा, जल्दी बताओ। अगर ए 0 है तो ए बार 1 होगा, बी बार भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तुम एक काम करो, इसको 1 बोलो और इसको भी 1 बोलो। ये ए लिखा है तो ए को 0 माना था और बी बार को 1 माना था। तुम बताओ एंड गेट का में क्या होता, अगर दोनों सही होता था तभी आउटपुट सही होता था, दोनों में से कोई भी एक सही होता था तो आउटपुट सही नहीं होता था। तो बीच में लगा है एंड गेट, तो 1 डॉट 1 का वैल्यू कितना लिखोगे, 1। दोनों सही है इसलिए आउटपुट 1। अब यहाँ पर एक गलत हो गया एक सही हो गया, एक गलत हो गया एक सही हो गया, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। और तुम जानो इसके बीच में यहाँ क्या साइन लगा हुआ है, प्लस। तो तुम क्या कहोगे कि 1 + 0 मतलब 1 और 0 में से कोई भी एक सही होता है, इन दोनों में से कोई भी एक सही होता है तो आउटपुट सही होता है। इसका मतलब इस केस में 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हमने कमांड लिया था 0 0 तो आउटपुट 1 मिला था। चेक करो 0 0 लिया तो आउटपुट, इसका मतलब ये गलत है और ये गलत है। 0 0 तो 1 और 0 0 तो 1, इसका मतलब यहाँ रहने दो ऐसे। अब एक काम करो, इसको आप छोटा सा काम करो, इसको क्या करो, इसको चेंज कर दो, ए को 0 कर दो और बी को 1 कर दो, ठीक है, बी को 1 कर दो ताकि वेरीफाई हो जाए। तो ए बार कितना होगा 1 और बी बार कितना हो गया 0। प्लीज चेक, एक बार दोबारा चेक करता हूँ। ए बार 1 बी बार 0, तो 1 और 0 अगर आ जाए तो ये टर्म हो जाएगा 0। दोनों सही होगा तभी एंड गेट मुझे सही सिग्नल देगा। ये ए डॉट बी बार, तो अगर ए डॉट बी बार आ गया तो ए देखो 0 है, ए देखो 0 है, और बी बार क्या है बच्चों, बी बार क्या है 0 है। तो मैं क्या बोलूँगा, ए 0 है और बी बार भी 0 है। तो अब यहाँ पर तुम्हारा क्या सिग्नल आ रहा है कि अगर मैं ए को 0 करता हूँ और बी को 1 करता हूँ तो मेरा सिग्नल 0 मिलता है। चेक करो कोई दिख रहा है मुझे, यस 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 दिख रहा है। ए 0 था और बी 1 था तो मेरे को सिग्नल 0 मिल गया था, इसका मतलब यही सही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम कोई ट्रूथ टेबल नहीं बनाएंगे, डीमॉर्गन को यूज़ करेंगे और डीमॉर्गन की फटाफट यूज़ करके हम फटाफट क्वेश्चंस बना लेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, थोड़े और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ पर समझो कि अगर ये ए है तो तुम तो जानते हो 1 इनपुट 1 आउटपुट वाले नॉट गेट होते हैं, तो मैं इसको लिख दूंगा ए बार। अगर ये बी है तो ये भी नॉट गेट है, तो यहाँ लिख दूंगा बी बार। तुम समझो ये ए बार और ये बी बार, सुनना ध्यान सुनना, ये ए बार और ये बी बार। तो अब देखो आगे में क्या है, आगे में सोच के देखो,
यहाँ डॉट भी लगा है, थोड़ा ध्यान देना। आगे में पहले तो और के आगे नॉट है, फिर उसके आगे नॉट है। तो थोड़े ध्यान सुनिएगा, इस और के आगे नॉट है और नॉट के आगे फिर से नॉट है। तो पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉन्सेप्ट्स, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का होल बार। यहाँ तक समझ में आ गया? ए बार प्लस बी बार प्लस क्यों लिखा? और गेट था, फिर आगे नॉट लगा था, नॉट लगा दिया, उसके आगे फिर से नॉट है तो ऐसे कर दो। अब तुम्हें बता दो, सोच के देखो कि अगर इसके ऊपर में दो बार आ जाए तो कहानी खत्म। तो अब इसको मैं ऐसे लिख दिया, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चों? सोच के देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर हमें डी मॉर्गन फिर से लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे? ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। तो भाई ए बार और प्लस बी बार, तो मैं इसको लिख दूंगा। पहले तो इसको ऐसे लिख दो, ए बी का होल बार, ए बी का होल बार। मैंने क्या लिखा समझना ध्यान से, एक बार दोबारा समझाता हूँ, इसको थोड़ा और अच्छे से समझो, ये थोड़ा टेक्निकल है। मैं इसको ऐसे लिख दिया, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, और इसको लिख दिया मैंने ए बी बार। अब तुम जानते हो ए बी होता है एंड गेट, एंड के ऊपर में लग गया तो क्या हो गया? नैंड गेट। इसका मतलब जो आउटपुट मिला है मुझे, नैंड गेट। एक बार दोबारा समझाता हूँ, सुनो। ये ए है तो ये ए बार, ये बी है तो बी बार, ये ए बार है, ये बी बार है, आगे और है पहले, फिर नॉट है, और है पहले तो भाई प्लस में लगा दिया और है, फिर नॉट है तो ऐसे लगा दिया, फिर आगे नॉट है, वन इनपुट वन आउटपुट वाला, नॉट लगा दिया। तो तुम क्या कहने वाले हो बच्चों? तुम ये कहने वाले हो कि ऐसा हुआ कि अगर इसके ऊपर दो बार है तो मैं इसको पहले ही कैंसल आउट कर देता हूँ कि दो बार वाले को ख़त्म कर दो, इवन वाले को आ जाता है तो ख़त्म कर दो उसको। तो फिर ये डाटा कुछ इस प्रकार मिला। अब ऐसे तो मैं इसको जोड़ नहीं सकता था, तो मैं इसको ऐसे सोचा कि क्यों ना यहाँ पर डी मॉर्गन लगा दें। कि इसको डी मॉर्गन कैसे लगाओगे? ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया और मैं इसको हटा करके साइन को चेंज कर दिया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। लेकिन मैं तो पहले से जानता हूँ कि ए डॉट बी, और सबके ऊपर में अगर बार होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा। तो ये होता है ए बी। तो ए बी जो हुआ ये हुआ एंड गेट, एंड के ऊपर में लगाने वाला चीज़ जो था वो था नैंड गेट। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज़ नैंड गेट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि एक्स बार है और ये वाई बार है। तो तुम देखो ये गौर से, ये कौन सा गेट है? और गेट, क्योंकि इसके आगे में डॉट तो लगा नहीं है, तो और गेट है। तो इसको क्या लिखने वाले हो? एक्स बार प्लस वाई बार। बहुत अच्छा जी। अब ये देखो ये जेड सिग्नल आ रहा है, इसके आगे कौन लगा है? एंड। इसके आगे में गेट कौन सा है? एंड। तो इसको फाइनल डब्ल्यू के वैल्यू अगर पूछे तो क्या कहोगे? एक्स बार प्लस वाई बार डॉट जेड, क्योंकि एंड गेट का मतलब ही वही होता है कि दोनों का डॉट हो जाएगा। है कोई ऑप्शन में? एक्स बार प्लस वाई बार, यस बी पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। तो बच्चों आप सोच रहे होगे कि मैं तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा हूँ, बस क्लास लिए जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा टॉपिक हमें कवर करना है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूँ। ये देखो ये ए है, ये बी है। पर तुम मुझे ये बताओ ये कौन सा गेट है? तो कहोगे नॉट। वन इनपुट और वन आउटपुट वाले नॉट होते हैं, ये भी नॉट गेट है। तुम जानते हो कि ए है तो ये ए बार हो जाएगा, और ये बी है तो बी बार हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा बुलियन लगा के देखो तो समझ में जल्दी आएगा। इस गेट का नाम पहले एंड और फिर आगे लगा हुआ है नॉट। तो मैं कुछ ऐसे इसका मतलब ये क्या है? नैंड गेट है। तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, ए बार, एंड का मतलब डॉट, बी बार। अच्छा, आगे में नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा दो। बहुत अच्छी बात भाई, ऐसे लगा दिया। तो सोच के देखो क्या बन गया ये। इसको मैं ऐसे सोचता हूँ, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन, सो लाइन को ब्रेक करो, साइन को चेंज करो। तो ये हो जाएगा डबल। देखो डबल आ जाए ना, ये ऐसे आ गया। बस इस डॉट को हटा के मैंने प्लस कर दिया तो लाइन ब्रेक होके साइन चेंज हो गया। बाकी ये दोनों बार है। तो मैं क्या बोला था? दो बार मिलता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी।
एंड व्हाट डू मीन बाय ए प्लस बी? इट द और, ए प्लस बी का मतलब और। तो कन्फर्म है कि इसका नाम और गेट था। ऐसे मुझे बता दीजिए इसका कहानी क्या बनेगा। ये तो आप जानते हो कि नॉट है। अब आप समझ लो, ये ए है, ये बी है, आगे में हमारे पास नो एंड गेट है, नैंड गेट है। समझ रहे हो बात? ये नैंड गेट है ना बच्चों, क्योंकि एंड आगे में नॉट लगा हुआ है। तो नैंड प्लस नॉट, नैंड प्लस नॉट इज एंड, नैंड प्लस नॉट इज एंड, नैंड का उल्टा एंड, नैंड का उल्टा एंड, और एंड का उल्टा नैंड। तो मैं बड़ी आसानी से कह दिया इसका आंसर ए पार्ट होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मैंने बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज कर दिया। मैंने डी मॉर्गन के थ्रू क्वेश्चन कराने की कोशिश किया, क्योंकि अगर मैं उसको उस मेथड से करता हूँ जो ट्रेडिशनल मेथड होता है तो उसमें समय थोड़े लग जाते हैं, और चूँकि हमें वीडियो बहुत लंबी चौड़ी नहीं बनाने हैं, इसलिए मैं डी मॉर्गन के माध्यम से ही क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन करते चले जाए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखो, ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पर देखो, इस गेट का नाम है और। तो भाई अब यहाँ पर समझो पूछा क्या गया है कि हमें आउटपुट 1 चाहिए, मतलब इसका वैल्यू 1 चाहिए। तो देखो, इस गेट का नाम था एंड गेट। सोच के देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर मुझे आउटपुट 1 चाहिए बच्चों, तो इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए और ये भी 1 होना चाहिए। बात तो कन्फर्म है कि अगर ये 1 होना चाहिए तो बच्चों हम क्या कहने वाले हैं, अगर ये 1 चाहिए आपको तो इसको भी 1 होना पड़ेगा और इसको भी 1 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा भाई? क्योंकि अगर दोनों 1 नहीं होगा तो 1 कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता था 1, क्योंकि दोनों एंड गेट में दोनों सही होगा तभी ये सब सही होता है। इसका मतलब सी का वैल्यू 1 होगा। ये तीनों ऑप्शन तो पहले ही गलत थे, बस एक ही ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे। वैसे लॉजिकली क्या होगा कि ये तो कन्फर्म है कि 1 हो गया। अब इसमें 1 है तो ये कैसे हो सकता है कमांड? ए 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बी 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। चलो चल जाएगा काम, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। आगे बढ़ो। यहाँ पर तुम देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि ए है, ये बी है, और इस गेट का नाम एंड गेट है, और इस गेट का नाम एंड भी है, और आगे में नॉट लगा हुआ है, मतलब ये नैंड गेट है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई हमें क्या क्या बोला है पहले उसको समझो, क्या क्या बोला है ज़रा समझते चले जाओ। कि भाई ये पहले हमने कमांड लिया था व्हेन ऑल द इनपुट्स ए बी सी आर फर्स्ट 0। तो ठीक है, पहली बार में 0 कर दो, तो इसको 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 करता हूँ, इसको भी 0 करता हूँ। सोच के देखो, ये 0 0 तो भाई ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 0 तो एंड सिग्नल बताता है 0, और 0 का उल्टा क्या बताएगा? नॉट 1। तो 1 है कोई? यस। तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो जाएगा। तो पहली बार में 1 आया। अब क्या बोला गया? उसके बाद हमने तीनों को सिग्नल दिया था 1। तो अगर तीनों को सिग्नल हम 1 दे देते हैं बच्चों, तो 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 1 तो ये 1 हो जाता और ये भी 1 होता। 1 1 करते तो एंड गेट मुझे 1 बोलता, और 1 का उल्टा हो जाता 0, क्योंकि नॉट इसको बिल्कुल पलट देता तो हो जाता 0। यस, 1 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे सामने क्वेश्चंस ऐसे भी दिया जा सकता है, कई बार हमें क्वेश्चंस ऐसे दिया जाएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा। इस प्रकार से सिग्नल दे देगा, इस प्रकार सिग्नल देगा, ये इनपुट्स ये आउटपुट्स। ध्यान देना, ऊपर वाले को 1, इसको 0, फिर 1 ये 0, ये 1 ये 0, इसे कहते हैं वेव फॉर्म। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लिखते थे ना 0 0 1 1 1 0 1 0 1, तो इसको कैसे देखते हैं वेव फॉर्म में? उसको देखो, 0 0 1 1। आया समझ में? इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आता है तो करना वैसे ही है, कुछ नया चीज़ नहीं है बच्चों। तो मुझे लगता है आपको लॉजिक गेट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मेरे बच्चे, इस सेक्शन को कंप्लीट मैंने कर दिया है लॉजिक गेट के साथ। अब ये सेक्शंस आपको 8 + 5 13 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा देगा। अगर मेरे तीनों वीडियोस आपको बहुत अच्छे से आपने कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपको 13 क्वेश्चन कोई काट ही नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है 13 क्वेश्चन आपको काट के अलग कर दे। 13 × 4 = 52 नंबर। 52 नंबर आसान होते क्या? मेडिकल वालों को तो 52 नंबर आते भी नहीं है फिजिक्स में। तुम तो बस एक सप्ताह में 52 नंबर कर दिए। सारे के सारे वीडियो को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, और कोशिश करो मेरे वीडियो को शेयर करने का, लाइक भी करने का, और सब्सक्राइब भी करने का। चलो तो मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। बाय।